तो आज हम अपने कंप्यूटर के ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि सीपीयू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो सीपीयू है वो कुछ इस तरह से दिखता है आप लोगों को। ठीक है, मतलब इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का जो ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन या तुम हार्ट बोलो या ब्रेन बोलो, जो भी तुम कहना चाहो तुम उसको बोल सकते हो, वो ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी, ये है हमारा प्रोसेसर। ठीक है, तो देखो सीपीयू होता क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस मींस कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डिसीजन। ठीक है, द प्रोसेसिंग डिवाइस आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोप्रोसेसर is a small chip in a computer which receive data from the input unit and process input then provide output to the output device। ठीक है, बड़ा देखो यार, बड़ी सिंपल वाली बात है इसमें कि यहाँ पे देखो कि सबसे पहली बात तो ये चीज़ आती है कि हम सीपीयू को, ठीक है, सीपीयू को और क्या कह सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मतलब ये जो हमारा प्रोसेसर है, इतना छोटा सा जो प्रोसेसर है, ठीक है, यही हमारा मेन सीपीयू है। ठीक है, जो आपको एक बड़ा बॉक्स से दिखता है ना, ठीक है, वो चलो वो तो उसके सारे कंपोनेंट्स हम सब कुछ है, उसके अंदर मदरबोर्ड अटैच होता है, उसके अंदर प्रोसेसर है, फिर रैम है, मतलब वो सबको इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा मेन प्रोसेसिंग का काम करता है, मतलब ब्रेन की तरफ फंक्शनैलिटी जो करता है, वो करता है तुम्हारा ये प्रोसेसर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो बोल रहा है कि सीपीयू को जो मेन काम होता है वो क्या होता है? वो कंपैरिजन करना, मतलब कैलकुलेशन को कंपेयर करना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, ये मेन काम है हमारे किसका? सीपीयू का। ठीक है, सीपीयू को हम एक माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जो क्या होता है? एक छोटी सी चिप होती है। ठीक है, एक स्मॉल चिप इन ए कंप्यूटर विच रिसीव इनपुट फ्रॉम द इनपुट यूनिट, प्रोसेस इनपुट देन प्रोवाइड आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी, मतलब जो हमने उसे पढ़ा था कि यहाँ से हमारे पास इनपुट आएगी। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ हमने उस दिन कवर की थी कि जैसे कि ये हमारे पास इनपुट आएगी, ठीक है, कीबोर्ड या माउस के थ्रू, किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट आएगी, वो सीपीयू के पास प्रोसेस होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा? वो उसको आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग का काम है वो कौन करता है? तुम्हारा यही चीज़ करता है, यही कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर अगर तुम देख पा रहे होगे, थोड़ा जूम करने दो मुझे इसको। ठीक है, अगर तुम देख पा रहे होगे हमारे इस चीज़ को, ठीक है, ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना तुम्हें, गोल्डन कलर के छोटे छोटे डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, देखो कितने ज़्यादा मिलियन ऑफ डॉट, मतलब काफ़ी ज़्यादा डॉट्स हैं यहाँ पे, छोटे छोटे डॉट जो है ना, तो इसको हम बोलते हैं, इन डॉट्स को हम बोलते हैं, इन डॉट्स को हम बोलते हैं अपने रजिस्टर्स। ठीक है जी, रजिस्टर्स। ठीक है, ये डॉट्स हमारे कहलाते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स। ठीक है, सबसे फास्ट होते हैं दुनिया में, मतलब कंप्यूटर की सबसे जो फास्ट प्रोसेसिंग मेमोरी होती है वो ये वाली होती है, रजिस्टर्स। ठीक है, सबसे ऊपर रजिस्टर होते हैं, उसके नीचे आती है कैश मेमोरी, उसके बाद आता है रैम का नंबर। ठीक है, स्पीड के मामले में क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है सीपीयू के बारे में, सीपीयू के बारे में लिखा हुआ है इट इज कंपोज ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, ये चीज़ देखो याद है, इंपॉर्टेंट करने वाली है कि सीपीयू जो वो किस चीज़ से बनता है, मतलब प्रोसेसर जो वो किस तरह के मेटल से बनता है, तो वो बनता है सिलिकॉन से। ठीक है, याद रखना। एंड कंटेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, फॉर एग्जाम्पल पेंटियम ड्यूल कोर, टू डियो कोर i3 i5 i7। ठीक है, देखो ये चीज़ हमारे काम की है कि कंप्यूटर जो हमारा प्रोसेसर है वो किस चीज़ से बनता है? वो बनता है हमारा सिलिकॉन मटेरियल से। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जो ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट था वो सेकंड जनरेशन के आसपास आया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या थे? वो प्रोसेसिंग के लिए होते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि इस प्रोसेसर के अंदर हमने जो मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, मिलियंस, ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमने लाखों की तादाद में इसमें क्या किए हुए हैं? ट्रांजिस्टर यूज किए हुए हैं, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। ठीक है जी, एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने कुछ प्रोसेसर्स के, जैसे पेंटियम है, ड्यूल कोर है, कोर 2 है, डियो है, कोर i3 है, i5 है, i7 एक्सेट्रा, ये क्या है? हमारे माइक्रो प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे अगर तुम्हें अपने सिस्टम का प्रोसेसर चेक करना है तो तुम कैसे कर सकते हो? सेटिंग्स पे जाओगे, सीधा सिंपल सी बात है, सेटिंग्स पे जाके सिस्टम पे जाओगे और यहाँ अबाउट पे जाओगे और यहीं पे तुम्हें अपने सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मेरे सिस्टम का प्रोसेसर है वो कौन सा है? इंटेल आर कोर i5। ठीक है, देखो i5 का प्रोसेसर लगा हुआ, मुझे लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो i5 दे रखा है, कोर i5 करके। ठीक है, तो i5 लगा हुआ है, कौन सी जनरेशन का है? ये है मेरी सेकंड जनरेशन का। ठीक है, मतलब जब भी तुम्हारे प्रोसेसर के आगे जो फर्स्ट लेटर लिखा होता है वो उसकी जनरेशन के बारे में बताता है कि i5 प्रोसेसर है, लेकिन कौन सी जनरेशन का? सेकंड जनरेशन का। ठीक है, और आगे जो गीगा हर्ट्ज में लिखा हुआ है ये मेरे सीपीयू की स्पीड है। ठीक है, ये मेरे सीपीयू की स्पीड है। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो आपके प्रोसेसर मतलब सीपीयू की स्पीड है ना, उसको किस में मेजर करते हैं? तो यही बात हमेशा याद रखना कि जो भी आपकी सीपीयू की स्पीड होती है वो हमेशा मेजर की जाती है गीगा हर्ट्ज में। ठीक है, याद रखना, जो भी आपके प्रोसेसर की स्पीड होती है, ठीक है, वो मेजर की जाएगी आपके गीगा हर्ट्ज में। ठीक है जी, और उसमें कोर कंपोनेंट वगैरह वो तो अलग चीज़ है, लेकिन बस तुम्हें यही याद रखना है कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितनी स्पीड का है, कौन सा जनरेशन का है,
ठीक है जी, और उसका कौन सा बिट है, ठीक है, कौन सा बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो मेरा जो प्रोसेसर है वो 64 बिट प्रोसेसर है, ठीक है। तुम्हें आगे पता लगेगा कि मैं किस बिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे तुम जाके चेक कर सकते हो, कैसे सेटिंग्स में अबाउट वाले सेक्शन में जाके तुम अपने डिवाइस के बारे में चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज निकल के आती है तुम्हारे पास कि जो सीपीयू है ना वो क्या कंटेन करता है, वो करता है कंटेन ALU, CU एंड MU, ठीक है जी। मतलब सीपीयू के पास, ठीक है, सीपीयू के पास 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ये देखो, तो सीपीयू के पास 3 चीजें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज होती है उसके पास ALU, ठीक है। ALU हमारा मेन कंपोनेंट है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। मतलब जितना भी कैलकुलेशन का, जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो हमारी ये वाली टर्म ही करती है, मतलब ये वाला कंपोनेंट ही करता है ALU। फिर इसके दूसरे नंबर पे आता है CU, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। देखो कंट्रोल यूनिट का मेन काम क्या है यार, ठीक है। देखो कंट्रोल अपने नाम से क्लियर करवा रहा है कि करता है, ये अपनी सीपीयू को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे मान के चलो कि ये मेरा सीपीयू था, है ना, ये मेरा सीपीयू है, ठीक है। इस सीपीयू के साथ मेरा कीबोर्ड अटैच हुआ है, ठीक है, लगी हुई ना वायर एक, ठीक है। तो मान के चलो कि कीबोर्ड मतलब सीपीयू के साथ जो मेरा कीबोर्ड जो वो अटैच है, ठीक है। जब अटैच है तभी तो अगर मैं कीबोर्ड में कुछ टाइप कर रहा हूँ तभी तो इसके पास आ रहा है, अगर अटैच नहीं होगा तो कैसे आएगा, ठीक है। देखो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो पूरी चीजों को मैनेज करके रखता है, मतलब उसके पास सब कुछ, मतलब सारी तरह का डाटा होता है, मतलब कंट्रोल करता है, मैनेज करता है हर एक चीज को। वो चेक करता है कि क्या फलानी हार्डवेयर डिवाइस मुझसे अटैच है कि नहीं है, ठीक है, क्या कीबोर्ड अटैच है कि नहीं है, कि कहीं से कीबोर्ड जो मेरा डिटैच तो नहीं हो गया, ठीक है, कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ये मेरा सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये मेरा ड्राइवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जितना भी तुम्हारे सीपीयू का मैनेजिंग का काम है, ठीक है, कि कौन से कंपोनेंट जो वो अटैच्ड हैं, ठीक है, किस कंपोनेंट का क्या वर्किंग है, सो ऑन, ठीक है जी। तो वो जितना भी मैनेजिंग का काम है वो कौन सी यूनिट करती है, तुम्हारी करती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट को याद रखना है, ठीक है, इसका प्रोसेसिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस ये क्या करता है, ये चीजों को कंट्रोल करता है, मतलब चेक करता है कि हर एक कंपोनेंट जो है, हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट सही तरीके से वर्क कर रहा है सिस्टम के साथ जुड़ के कि नहीं, ठीक है। अगर कहीं पे कोई एरर आता है तो ये मुझे एरर के वे में शो कर देगा, एक मैसेज दे देगा, ठीक है, या तो किसी नोटिफिकेशन के थ्रू देगा या तो दे देगा। देखो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ अभी, ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल कीबोर्ड अटैच कर रहा हूँ मैं अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। ये देखो मुझे आवाज आई, अब मुझे नहीं पता कि तुम्हें आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने कीबोर्ड को अटैच किया तो मुझे एक नोटिफिकेशन आई किसके साउंड की फॉर्म में कि आपके सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ चीज अटैच हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाके बताऊँ, ठीक है, इसको मिनिमाइज करता हूँ पूरी चीज को मैं, ठीक है। ये देखो मैंने डिटैच किया, अब दोबारा अटैच कर रहा हूँ तो ये मेरे को साउंड की फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। अगर तुम इसके साथ, अगर मैं अपने सिस्टम के साथ कोई पेन ड्राइव अटैच करूंगा या कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच करूंगा तो उसकी मुझे नोटिफिकेशन आती है कि हाँ जी आपके सिस्टम के साथ जो वो फ्लाइन चीज अटैच हो चुकी है और वो इस तरीके से वर्क कर रही है। अगर कुछ उसमें कुछ एरर होगा, कुछ बग होगा कि वो ढंग से अटैच नहीं कर पा रही होगी तो मुझे मैसेज शो करवा देगा। क्लियर हो गया। तो जितना भी सारा काम होता है हैंडलिंग का, सिस्टम की हैंडलिंग का, ठीक है, वो सारा कौन संभालता है, वो संभालता है हमारा CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और जितना भी प्रोसेसिंग का काम है, प्रोसेसिंग काम हमारा कौन हैंडल करता है, प्रोसेसिंग काम हमारा हैंडल करती है हमारी ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और फिर लास्ट में आती है इसके पास मेमोरी यूनिट, ठीक है। लास्ट में क्या आती है हमारे पास, मेमोरी यूनिट, ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि CPU के पास मेमोरी, देखो जो मेमोरी यूनिट है ना वो CPU का पार्ट नहीं है, ठीक है। मेमोरी यूनिट जो है वो अलग से कंपोनेंट है, एक अलग कंपोनेंट है जो CPU से बाहर अटैच होता है, ठीक है, CPU के बाहर अटैच होगा वो, ठीक है, किसी न किसी ड्राइवर के थ्रू। दिखाता हूँ तुम्हें जैसे, ठीक है, जो हमारी मेमोरीज होती है ना वो कुछ, जो मेमोरी यूनिट है वो कुछ इस तरह के डिवाइसेस से या इस तरह के डिवाइसेस से अटैच होती है, ठीक है। वो मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ट नहीं होती है, वो अलग से अटैच होती है हमारे सिस्टम के साथ, CPU के साथ। क्लियर हो गया। तो जो मेमोरी यूनिट है ना वो CPU के बाहर काम करती है, ठीक है। बस ये जो मेन मेमोरी रखी हुई है, मेन मेमोरी का मतलब क्या है, मेन मेमोरी भी 2 तरह की होती है, वो हम आगे वाले पढ़ेंगे। बस तुम इतना याद रखना कि जो मेमोरी यूनिट होती है वो CPU के बाहर काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और MU का मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है जी। क्लियर हो गया। मतलब देखो यहाँ पे हमें मेमोरी यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि मैंने तुम पहले बोला था कि हम क्या करते हैं, ये देखो हमने इनपुट दिया, उसको प्रोसेस किया, आउटपुट बन के आ गई, ठीक है। अब मुझे उस आउटपुट को संभाल के रखना है, तो उसको संभाल के रखने के लिए मुझे किसी न किसी मेमोरी की तो जरूरत होगी, ठीक है। तो उस मेमोरी को हैंडल करती है हमारी MU, ठीक है, मेमोरी यूनिट,
ठीक है, तुम कुछ भी लगा सकते हो, अपना पेन ड्राइव लगा दो, अपनी हार्ड डिस्क लगा दो, अपनी SSD लगा दो, तो जो भी तुम्हारे आउटपुट निकल के आई तुम उसको सेव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिस्टम के साथ जो होगी वो मेमोरी यूनिट अटैच होगी। क्लियर हो गया? तो इतने 3-4 कंपोनेंट थे, मतलब 3 कंपोनेंट थे मेन CPU के। कंपोनेंट तो मेन 2 ही है, ठीक है, एक ALU है, एक CPU है। मेमोरी यूनिट जो है वो कंप्यूटर का CPU का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो एक्सटर्नल बॉडी है जो अटैच की जाती है CPU के साथ। क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ पे इन्होंने बेसिक सा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ देखो तुम जरा ध्यान से, यहाँ पे ALU CU, ठीक है, ALU CU और इनके बारे में डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे पूरी पूरी करके, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ने की एक बार पढ़ लेना, ठीक है, बस हल्की हल्की रीडिंग करना। बाकी इनके फंक्शनैलिटी वही है जो मैंने तुम्हें बताई, ठीक है, कि ALU का काम क्या होता है कि जितने प्रोसेसिंग का काम होता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रोसेसिंग जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन सबको हैंडल कौन करता है? हमारा ALU करता है, ठीक है। और जितने भी कंट्रोलिंग का काम होता है, मतलब मैनेजिंग का काम होता है सिस्टम के डिवाइसेस के साथ, वो कौन हैंडल करता है? वो करती है हमारी CU यूनिट, ठीक है जी, मतलब हमारी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इतना बेसिक सही है, बाकी तुम रीड करना चाहो तो तुम रीड कर सकते हो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट नंबर पे हमारा मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट भी सिंपल ही था, मैंने तुम्हें बता दिया था कि मेमोरी यूनिट का पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, डाटा को स्टोर करना, ठीक है। तो ये रही हमारी मेमोरी यूनिट, इसका मेन पर्पस क्या है, डाटा को स्टोर करना, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि मेमोरी यूनिट भी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है कि जो मेमोरी यूनिट होती है वो हमारे CPU का पार्ट नहीं होती है, वो एक्सटर्नल अटैच की जाती है हमारे CPU के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे जो कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है बस, ठीक है। तो देखो यार, बस बड़ी सिंपल सी चीज होती है, ठीक है। अगर तुमसे मैं जनरल टर्म में पूछूं कि हाँ जी बस बताओ, बस क्या होती है बस, ठीक है, तो तुम लोग मुझे क्या बोलोगे, क्या होती है बस, ठीक है। जनरल सी टर्म है, बस बड़ी सिंपल है। बस क्या होती है? जो तुम्हें मतलब जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, ठीक है, मतलब फ्रॉम A टू B, ठीक है, फ्रॉम A टू B, ठीक है, इस जगह ले जाने का काम कौन करती है? हमारी बसेस करती हैं, ठीक है। तो सेम CPU में भी क्या होता है, CPU में सारे कंपोनेंट अटैच है, मैं तुम्हें पहले बताया हुआ है कि ये रहा हमारा मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड के साथ हर एक कंपोनेंट जो वो अटैच्ड है, ठीक है। ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको तो, ठीक है, अगर मैं इसको और जूम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो सारे कंपोनेंट अपनी अपनी जगह अटैच हैं, ठीक है। अटैच्ड है नहीं, सारे के सारे कंपोनेंट आपस में अटैच्ड हैं, लेकिन जो इस प्रोसेसर का मतलब जो प्रोसेसर का डाटा है, मतलब इस डिवाइस तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है, वो किसी न किसी रास्ते के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है। उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? उसी रास्ते को हम बोलते हैं अपनी बस, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है, यहाँ पे तुम थोड़ा गौर कर लेना हल्का सा, कि यहाँ देखो जैसे ना ये जो चीज़ है हमारे पास, ठीक है, मतलब चलो मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ, यहाँ हम नहीं मेंशन कर पा रहे हैं, तो तुम लोग यहाँ देखो कि जैसे मान के चलो कि ये मेरे क्या है, चलो यहाँ मान लेते हैं, मान के चलो कि ये मेरा प्रोसेसर है, ठीक है, ये मेरा प्रोसेसर है, ठीक है। अब प्रोसेसर के पास इनपुट तो आएगी, कहीं ना कहीं से तो इनपुट आएगी, ठीक है। तो वो इनपुट देखो, ये पड़ा हमारा इनपुट वाली चीज़, ठीक है, और ये पड़ा हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। अब मैंने इसकी जो चीज़ है ना मुझे यहाँ तक पहुँचानी है, ठीक है, कैसे पहुँचाऊँगा, ठीक है। ये तो बहुत अलग अलग है, ये अलग चीज़ और ये अलग चीज़ है। अब मुझे इसका डाटा इस तक पहुँचाना, तो कैसे पहुँचाऊँगा? किसी न किसी रास्ते के थ्रू पहुँचाऊँगा, ठीक है, यही पहुँचाऊँगा ना इस रास्ते के थ्रू, और यही जो रास्ता है इसी रास्ते के थ्रू मेरा डाटा यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रास्ता है हमारा, ठीक है, इसी को हम बस बोलते हैं कि ये जो रास्ता है ये हमारा इस डाटा को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करने में हेल्प कर रहा है। मतलब तुम अगर इसको और सिंपल समझोगे तो ऐसे समझ सकते हो, मान के चलो कि एक टैंकी है जिसमें फुल पानी भरा हुआ है, ठीक है, फुल वाटर से लोडेड है, टंकी है मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी दूसरी टंकी है ना वो खाली हो चुकी है, ठीक है, वो टंकी मेरी एम्प्टी हो गई है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो पानी है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। कैसे होगा? मैं इनके बीच में कोई पाइप डाल दूंगा, ठीक है। तो उस पाइप ने क्या किया, इसके डाटा को मतलब इसके पानी को इस रास्ते के थ्रू यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। तो बस भी कुछ ऐसे ही होती है, बस क्या काम करती है, एक पाथ मतलब एक बस डाटा को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करती है वो। क्लियर हो गया? सिंपल है बस कंपोनेंट, ठीक है। अगर तुम यहाँ देखोगे, यहाँ लिखा भी हुआ है, कहाँ था वो,
बस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर बस आल्सो कोड डाटा हाईवे, ठीक है, लिखा हुआ ना, देखो देखो डाटा हाईवे मतलब डाटा का आने जाने का रास्ता, इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड ए कंप्यूटर, ठीक है जी। पहले बात कर रहा है ये कि बस का क्या काम होता है कि वो हमारे डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाती है, ठीक है, इतना ही काम है इसका, ठीक है। बोल रहा है कि बस जो हो सकती है वो कितनी तरह की हो सकती है, मतलब बस जो वो मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ अलग अलग तरह से डील कर सकती है, वायर की फॉर्मेट में, ऑप्टिकल फाइबर की फॉर्मेट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो हार्डवेयर है ना, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों को यूज कर सकता है, ठीक है। वो सारे रास्ते क्या कहलाएंगे, बस कहलाएंगे, ठीक है। या तो एक सिंपल तार के थ्रू चला जाएगा, या तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ठीक है। देखो ऑप्टिकल फाइबर में जो हमारा डाटा होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। तुम अभी अपने 7 चैप्टर में पढ़ोगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज होती है, ठीक है। तो वहां पे जो होता है हमारा डाटा जो होता है वो लाइट की फॉर्म में, लाइट लेजर की फॉर्म में ट्रेवल करता है, मतलब लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। क्लियर हो गया। चलो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, की प्रोसेसिंग कितनी तरह की होती है, ठीक है। तो देखो 3 तरह की प्रोसेसिंग बताई हुई इधर, ठीक है। एक होती है सीरियल प्रोसेसिंग, एक होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, और एक होती है पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। ये देखो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारे किसी भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ जी पैरेलल प्रोसेसिंग की होती है कि पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग की होती है और सीरियल प्रोसेसिंग की होती है, ठीक है। तो देखो यार सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ो पहले। एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। देखो सीरियल प्रोसेसिंग बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग का काम क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आपका ना, आपके पास अपना फोन है, ठीक है, आपके पास अपनी अपनी एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब उस पर क्या कर रहे हो, आप लोग म्यूजिक सुन रहे हो, उस पर आप अपना म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही आपको व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, ये एक मतलब एज्यूम करके चलो, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो सकता है, तब आपको सीरियल प्रोसेसिंग समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको क्या होगा कि व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आई आपके फोन में, ठीक है, आपका म्यूजिक चला हुआ है, ठीक है। अब जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, लेकिन जो आपका म्यूजिक चला हुआ था ना वो बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब वहां देखो क्या हो रहा है, सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस को हैंडल करा सकते हो सीपीयू के थ्रू, ठीक है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो सिर्फ म्यूजिक ही सुन सकते हो, अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हो तो सिर्फ व्हाट्सएप ही चला सकते हो, अगर आप फेसबुक चला रहे हो तो फेसबुक ही चला सकते हो, एमएस वर्ड चला रहे हो तो एमएस वर्ड ही चला सकते हो, क्रोम चला रहे हो तो सिर्फ क्रोम ही चला सकते हो, ठीक है। आप सभी एप्लीकेशन को एक साथ ओपन नहीं कर सकते, इसे हम बोलते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या, ऐसे प्रोसेसर जो एक टाइम पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम दूसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर या दूसरी प्रोसेसिंग के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं कि वो पिछली वाली को क्लोज कर दे रहे हैं और नई वाली को ओपन कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे हम सिर्फ एक ही प्रोसेसिंग, मतलब सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को हैंडल करवा सकते हैं सीपीयू के थ्रू। क्लियर हो गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। अब नेक्स्ट नंबर पे आती है पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग लिखा हुआ है मल्टीपल प्रोसेसेस आर डन एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल नेटवर्क सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स। अब देखो पैरेलल प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि ये मल्टीपल प्रोसेसेस को डन करता है सेम टाइम के ऊपर, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसेस को डन करेगा सेम टाइम के ऊपर। इसके एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने नेटवर्क सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग लाता हूँ कि पैरेलल प्रोसेसिंग है क्या चीज है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये है मेरे को थोड़ा बड़ा कंप्यूटर, ठीक है। देखो कंप्यूटर जब हमने पढ़े थे ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स थे। तो डिजिटल कंप्यूटर में एक कंप्यूटर आते हैं मेन फ्रेम तरह के कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर भी आते हैं। तो नेटवर्क जो सर्वर्स होते हैं वहाँ पे जो होते हैं हमारे थोड़े बड़े कंप्यूटर यूज किए जाते हैं जिनका नाम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इन कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मान के चलो कि ये है मेरा एक कंप्यूटर, ठीक है। या फिर तुम्हें भी जनरल टर्म के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि तुम गए किसी बैंक के अंदर, ठीक है, ये तुम्हारा बैंक है, ठीक है, ये तुम लोगों का बैंक आ गया, कोई भी बैंक, ठीक है। यहाँ पे एंट्री दे रखी है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, जिस काउंटर पे 3 सिस्टम पड़े हुए हैं, 1 2 3, ठीक है जी। और ये तीनों सिस्टम के ऊपर अलग अलग एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं जो कस्टमर्स के डाटा को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक कैशियर का, ठीक है, एक कैशियर का सिस्टम आ गया इधर, ठीक है, जो कैश का हैंडल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैनेजर का सिस्टम,
ठीक है, ये आ गया मैनेजर का सिस्टम और ये आ गया हमारा सर्वर रूम। ठीक है, ये आ गया मेरा सर्वर रूम। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरा कैश रूम। ठीक है, यहाँ पे कैश रखा हुआ है और यहाँ मेरा सर्वर रखा हुआ है। ठीक है, तो सर्वर देखो, सर्वर कुछ भी नहीं होता है। सर्वर एक क्या होता है, बहुत थोड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, बड़े प्रोसेसिंग वाला, जो मल्टीपल प्रोसेसर को हैंडल करता है एक टाइम के ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग की बात क्या होती है। देखो सिस्टम तो एक ही है। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे भी कस्टमर बैठा हुआ है, यहाँ पे भी कस्टमर बैठा हुआ है, यहाँ पे भी कस्टमर बैठा हुआ है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे लाइंस लगी हुई है कैश डिपॉजिट। ठीक है, और यहाँ मैनेजर भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो देखो यार, ये जितने भी सिस्टम हैं 1 2 3 4 5 सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं, ये सारे सिस्टम किससे अटैच्ड है हमारे, ये सारे सिस्टम अटैच्ड है हमारे सर्वर के साथ। ठीक है, मतलब इस वाले कंप्यूटर के साथ। ठीक है, इस वाले कंप्यूटर के साथ। ठीक है, सारे के सारे कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर लगे हैं बैंक में, वो सारे सर्वर के आगे अटैच है। ठीक है, तुमने एक टर्म सुनी होगी, अगर तुम कभी बैंक में जाओ पैसे डिपॉजिट कराने के लिए, तो मतलब या फिर विड्रॉ करवाने के लिए, तो वो क्या बोलेंगे कि आज तुम्हारा काम नहीं हो सकता, हमारा सर्वर डाउन चला हुआ है। ठीक है, तो सर्वर डाउन चला हुआ मतलब क्या, उनके सिस्टम तो अंदर चल रहे हैं ना, ये सारे सिस्टम चल रहे हुए हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। ठीक है, फिर भी बोल रहे हैं वो जी हाँ जी हमारा सर्वर डाउन पड़ा। तो सर्वर क्यों डाउन, सर्वर डाउन से क्या मतलब उनका कि जो उनका मेन वाला कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो डाउन चला हुआ है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हाँ जी कि ये डाउन चला हुआ है तो ये तो ठीक है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि सर्वर डाउन चला हुआ। तो देखो यार क्या होता है कि बैंक की जितनी भी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, सारे अकाउंट्स, ठीक है, जितना भी कैश इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है, ठीक है, जिनका जितना भी काम धाम होता है, वो सारा ये कंप्यूटर, मतलब ये वाला सीपीयू हमारा ये वाला सीपीयू जो है, ये अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, और इस सीपीयू को चलाने की लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसके पास होता है, वो होता है तुम्हारे बैंक मैनेजर के पास। ठीक है, तो देखो यार, जब भी यहाँ पे देखो 3 कस्टमर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो तीनों की अलग अलग कस्टमर अकाउंट नंबर होगा। तो जैसे ही अपना अकाउंट नंबर बताएंगे ये तीनों डिवाइसेस को, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे इनके एम्प्लॉइज इनके अकाउंट नंबर ऐड करते हैं, तो क्या होता है, इस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास कि मुझे ये जो मैंने अकाउंट नंबर डाला अभी, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दो। तो सर्वर क्या करता है, इसको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हाँ जी इसके अकाउंट में इतना बैलेंस है, इतने लोन चले हुए हैं, इतना सोन। ठीक है, सेम इसका भी मैंने इसमें जो अकाउंट डाला हुआ है मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन दे दो, तो इसका अकाउंट भी चला हुआ है, इसका काम भी चला हुआ है। ठीक है, मतलब ये सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं, एक प्यादों की तरह काम कर रहे हैं, जो अपने राजा से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं अपनी प्रजा की। ठीक है, तो जितना भी काम है वो सारा ये सर्वर संभाल रहा है। ठीक है, अब कैशियर की बात करते हैं। तो कैशियर की बात क्या होगा, जैसे मान के चलो कि ये बंदा कैश डिपॉजिट कराने आया हुआ है। ठीक है, इसके अकाउंट में मान के चलो इसका अकाउंट नंबर डाला कैशियर ने। ठीक है, सिस्टम पे कैशियर ने अकाउंट नंबर डाला इस बंदे का। तो जैसे अकाउंट नंबर डाल देगा तो इधर से सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास आ जाएगी, इसके कंप्यूटर पे आ जाएगी कि इसके कंप्यूटर में इतने पैसे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि इसके अकाउंट में अब कितने पैसे हैं, इसके अकाउंट में अभी 10,000 रुपया है। ठीक है, और बंदा डिपॉजिट करने कराने आया हुआ है, 5,000 रुपया डिपॉजिट कराने आया हुआ है। जैसे ही कैशियर क्या करेगा, यहाँ से +5,000 कर देगा। ठीक है, जैसे ही +5,000 करके सबमिट का बटन हिट करेगा, तो जो अब इसका जो लेटेस्ट अमाउंट है, मतलब जो लेटेस्ट डाटा इसका जो है 15,000, वो क्या होगा, वो चला जाएगा दोबारा सर्वर के पास और वो जाके स्टोर हो जाएगा। समझ गए। देखो यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है, डाटा लेने का, बताने का, उसको डाटा को दोबारा सेव करने का काम, वो जितना भी काम हो रहा है वो कौन संभाल रहा है, वो हमारा सर्वर ही संभाल रहा है। ठीक है, तो देखो ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, देखो मान के चलो कि अभी टाइम हो रहा है 11:01। ठीक है, सुबह के, ठीक है, 11:01 हो रहा है। तो देखो 11:01 के ऊपर बैंक में बहुत भीड़ है। ठीक है, ये सारे सिस्टम बिजी पड़े हुए हैं, ये सिस्टम बिजी पड़ा और ये सिस्टम बिजी पड़ा हुआ है। ठीक है, सारे के सारे सिस्टम जो बिजी पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये सारे सिस्टम किसके साथ अटैच है, वो इसी के साथ अटैच है, इस सर्वर के साथ। ठीक है, तो देखो 11:01 पे, ठीक है, मतलब सीपीयू, मतलब मेन जो हमारा सर्वर है वो एक ही है, मेन कंप्यूटर जो एक ही है, लेकिन वो सेम टाइम पे, मतलब 11:01 पे ही वो सारे सिस्टम को संभाल रहा है, इसको भी 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 संभाल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर जो है, ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर जो है हमारा, मेन जो कंप्यूटर है हमारा, वो बाकी कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग है उनको भी हैंडल कर रहा है। ठीक है, मतलब एक टाइम पे वो मल्टीपल प्रोसेसेस हैंडल तो कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन किसकी, मल्टीपल सिस्टम्स की। क्लियर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि वो मल्टीपल प्रोसेसेस हैंडल करता है, किसकी, ठीक है, मल्टीपल सिस्टम्स की। ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास पाइपलाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग यार बहुत यूजर है, मतलब बहुत कॉमनली यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, इसका एग्जांपल तो मैं तुम्हें अभी दे ही सकता हूँ। जैसे मान के चलो कि तुम्हारा फोन है, ठीक है,
ये तुम्हारा फोन है, ठीक है। अब तुम्हारे फोन पे सेम वही वाला काम आ गया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, म्यूजिक सुन रहे हो, गाना चला हुआ है तुम्हारे ईयरफोन पे। अब तुम्हें व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ गई। जैसे तुम्हें व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ गई, तुमने इस पर क्लिक किया तो तुम्हारा जो व्हाट्सएप ओपन हो गया, ठीक है। देखो म्यूजिक बंद नहीं हुआ होगा, ठीक है, अभी की तुम्हारे फोन की, लेटेस्ट फोन की बात कर रहा हूँ मैं। तुमने म्यूजिक ओपन रखा था, जैसे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया तुम व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो गए, लेकिन तुम्हारा म्यूजिक क्या है, वो चला हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हारा म्यूजिक भी चला, व्हाट्सएप भी चला, तुम्हें फेसबुक की नोटिफिकेशन आ गई, तुमने उस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, लो जी तुम्हारा फेसबुक अकाउंट भी ओपन हो गया, ठीक है, मतलब फेसबुक एप्लीकेशन भी ओपन होगी, ठीक है। देखो ये भी चली हुई है, तुम्हारी व्हाट्सएप भी चला है, म्यूजिक भी चल रहा है और फेसबुक चल रहा है, तीनों किस में चले हैं, ये तुम्हारे चले हुए हैं तुम्हारे टास्क बार के अंदर, मतलब तुम्हारी रैम के अंदर ओपन सारे के सारे, ठीक है। अब यूट्यूब भी खुल गया, लो जी, ठीक है, यूट्यूब भी ओपन हो गया, तुम्हारी यूट्यूब की नोटिफिकेशन आई, तुमने वो भी ओपन कर ली, ठीक है। तो देखो सिस्टम के अंदर, मतलब जो मेरा फोन है, मेरा कंप्यूटर है, उसके अंदर तो एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो एक प्रोसेसर क्या कर रहा है, 1 2 3 4 प्रोसेसर को खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ ना खोल के, ठीक है, मतलब सारी प्रोसेसर इसमें रन कर रही है। क्लियर हो गया। देखो इसमें व्हाट्सएप भी रन कर रहा है, म्यूजिक भी रन कर रहा है, फेसबुक भी रन कर रही है और यूट्यूब भी रन कर रहा है, ठीक है। ये सारे जो है आपस में एक साथ खोले हुए हैं, ठीक है, जिसे हम आजकल बोलते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग बोलते हैं उसको, मल्टीटास्किंग, ठीक है। तुम लोग अपने फोन में करते होंगे, अपने फोन का टास्क बार ओपन करके देखना, तो तुम्हारे सिस्टम में 4 से 5 एप्लीकेशन जो होती है वो टास्क बार पे चली रहती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, देखो हमारा प्रोसेसर, मतलब हमारे फोन में, हमारे कंप्यूटर में तो एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब एक ही सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। और कोई भी सीपीयू जो है हमारे सिस्टम का, वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को हैंडल करता है, ठीक है। देखो सीपीयू का मेन कंपोनेंट क्या है कि वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है, मतलब वो एक टाइम पे यूट्यूब को हैंडल कर रहा है, एक टाइम पे व्हाट्सएप को हैंडल कर रहा है, और एक टाइम पे म्यूजिक को हैंडल कर रहा है, और एक टाइम पे फेसबुक को हैंडल कर रहा है, ठीक है। मतलब इन चारों में से जो है वो एक टाइम पे एक एप्लीकेशन रन कर रही है, लेकिन हमें लग रहा है चारों रन कर रही है, ठीक है। तो वो कैसे हो पाता है, क्योंकि जो हमारे आज के लेटेस्ट सिस्टम्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, वो किस चीज का यूज करते हैं, वो करते हैं पाइपलाइन प्रोसेसिंग, ठीक है। पाइपलाइन प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे मेरी P1 खुल गई, मतलब मेरा पहले म्यूजिक चला हुआ है, फिर मेरा P2 व्हाट्सएप चला हुआ है, फिर मेरा फेसबुक, ठीक है, P3 फेसबुक चला हुआ है, फिर P4 यूट्यूब चला हुआ है, ठीक है। ऐसे और जितनी खोल जाऊंगा उतनी लाइन लग जाएगी। अब देखो लाइन चलती कैसे है, चेन की तरह चलती है, ठीक है, इस तरह चलती है, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखो इसी को हम पाइपलाइनिंग बोलते हैं। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या है, देखो इसमें ना हर एक जो सिस्टम है, मतलब हर एक जो एप्लीकेशन है, मैं अपने फोन में सारी एप्लीकेशन खोल के बैठा हूँ ना, वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो है ना वो टाइम शेयरिंग के थ्रू, ठीक है, टाइम शेयरिंग के थ्रू जो वो उन सबको हमारा सीपीयू मिल रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, जैसे 10 मिली सेकंड के लिए मिल रहा है, ठीक है, मतलब हर एक एप्लीकेशन जो वो 10 से 15 मिली सेकंड तक, ठीक है, 10 से मान चलो कि 30 मिली सेकंड तक, ठीक है, 10 से 30 मिली सेकंड तक हर एक प्रोसेस जो वो सीपीयू के पास रह रही है, ठीक है। देखो जैसे P1 रहेगी, फिर वो लाइन में लगे, फिर P2 की आ गई, फिर P3 आ गई, फिर P4, फिर P1, फिर P2, P3, ठीक है, मतलब इस तरह से लाइन टू लाइन चेंज सिस्टम चला हुआ है। मतलब पहले इसका नंबर आ रहा है 30 सेकंड के लिए, मतलब 30 मिली सेकंड के लिए इसके पास रुक रही है, फिर आगे शिफ्ट हो जा रही है, फिर ये रुक रही है, फिर ये रुक रही है, फिर ये रुक रही है, फिर अगेन यहीं से शुरू हो जा रही है, फिर ये शुरू हो जा रही है, फिर ये शुरू हो जा रही है, फिर ये शुरू हो जा रही है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग, ठीक है। पाइपलाइन प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि प्रोसेसर जो मल्टी प्रोसेसर को हैंडल कर रहा है, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर को हैंडल कर रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है कि हर एक प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है, जैसे 10 मिली सेकंड इसके पास रुक रहा है, 10 मिली सेकंड इसके पास, 10 मिली सेकंड इसके पास, 10 मिली सेकंड इसके पास। जैसे ही तुम्हारी जो एप्लीकेशन है, जैसे मान के चलो कि तुम्हारी जो कोई एप्लीकेशन है वो थोड़ी हैवी है ना, तो कोई गेम ही चला रहे हो, ठीक है, तो उस गेम को सीपीयू के पास थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि तुम्हारी गेम को सीपीयू के पास लग गए, मान के चलो कि 100 मिली सेकंड लग गए तुम्हारे सीपीयू के पास, है ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सिस्टम जो वो हैंग कर रहा है, ठीक है। तो इस ये वाले चक्कर होता है हैंग वाला, जब कोई प्रोसेस जो होती है वो ज्यादा टाइम के तक अपने सीपीयू के पास रुकने लग पड़ती है, तो हमारे पास जो था वो हैंग टाइप की स्टेट आने लग पड़ती है। क्लियर हो गया। तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब हम मल्टी प्रोसेसिंग को ओपन कर सकते हैं सीपीयू के पास विद द हेल्प ऑफ टाइम शेयरिंग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पाइपलाइन प्रोसेसिंग, ठीक है। अच्छा याद रखना, एक चीज याद रखना कि 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, ठीक है, और 1 मिली सेकेंड में 1000 नैनो सेकेंड होते हैं, नैनो सेकेंड, ठीक है। तो देखो
मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, बात कर रहा था कि हर एक जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ सीपीयू के पास कितने टाइम तक रुकती है, 10 से 30 मिलीसेकंड तक रुकती है, ठीक है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फास्ट चीज़ है ये, है ना। हम तो बात करते हैं सेकंड्स की, लेकिन सिस्टम जो बात करते हैं वो बात करते हैं मिली सेकंड्स की और नैनो सेकंड की, मतलब एक सेकंड का भी कितना 1000 पार्ट, ठीक है, उसकी बात करते हैं वो। तो देखो कितनी फास्ट चीज़ें हो रही है ना, ठीक है। मतलब ये प्रोसेसिंग जो है एक इतनी जल्दी स्विच करती है ना कि तुम्हें पता नहीं लगता कि ये चीज़ें जो वो रुक रुक के चल, मतलब जो है ये टाइम शेयर कर रही है, मतलब सीपीयू जो हर एक के पास रुक रुक के आ रहा है, ठीक है। ये बताऊं किन बच्चों को पता चलेगा, जिन बच्चों के पास मान के चलो कि ऐसे सिस्टम है जिनमें थोड़ी छोटी रैम है, 512 तक की रैम है, 1 GB की रैम है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने म्यूजिक भी खोला, व्हाट्सएप भी खोला, फेसबुक खोला, यूट्यूब भी खोला, जैसे उनकी एप्लीकेशन जो होती हैं वो खुल जाती हैं ज़्यादा, जैसे यूट्यूब भी खुल गया, फेसबुक खुल गया, व्हाट्सएप भी खुल गया, और ये तुम्हारा म्यूजिक भी खुल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारी रैम थोड़ी छोटी होगी और तुम्हारा प्रोसेसर वीक होगा, तो देखो तुम्हें क्या लग पड़ेगा, जो तुम्हारा गाना लगा होगा ना पीछे, वो बीच बीच में रुक रुक के चलने लग पड़ेगा, ठीक है। तो रुक रुक के चलने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई प्रोसेसिंग जो है वो डिले कर रही है अपने टाइम की शेयरिंग में, ठीक है। जिसको 10 से 30 सेकंड लेनी चाहिए वो 100 से 150 का टाइम ले रही है, ठीक है, तब तुम्हें डिले का मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। क्लियर हो गया, इतना काम क्लियर हो गया। चलो जी अब पढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोसेसर स्पीड, ठीक है। तो देखो आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है या आपके जो प्रोसेसर की स्पीड है वो डिपेंड करता है कि आपके पास, देखो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है वो। फर्स्ट चीज़ तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर जो वो कौन सा प्रोसेसर है, ठीक है। i2 का मतलब पेंटियम है, जैसे हमने देखा ना पीछे करके, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊँ लास्ट ईयर मतलब लास्ट वाले तुमने देखा इस चीज़ में कि अगर आपका प्रोसेसर है पेंटियम का, ठीक है, तो स्लो होगा, ड्यूल कोर का थोड़ा सा अच्छा होगा, कोर 2 का उससे अच्छा होगा, ठीक है, i3 का ठीक होगा, i5 से अच्छा होगा, i7 का उससे अच्छा होगा, ठीक है, फिर i9 आ गया है अब, ठीक है। तो जिस पूरी कैटेगरी का आपका प्रोसेसर होगा, मतलब i3 से जो ऊपर प्रोसेसर होंगे तो वो प्रोसेसर बड़ी होंगे आपके, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर जो वो कौन सी जनरेशन का है, ठीक है, और उसमें जो स्पीड कितनी है, ठीक है। हमने बताया था ना कि सीपीयू की स्पीड्स को किस में मेजर करते हैं, गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। तो उसकी स्पीड कौन सी है, ठीक है, मतलब कितनी क्लॉक स्पीड है तुम्हारे प्रोसेसर की, तुम्हारा प्रोसेसर है कौन सी जनरेशन का, और कितने बिट का प्रोसेसर है, ठीक है। एक बात याद रखने वाली है यहाँ पे कि प्रोसेसर के लिए आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कि आपको चेक करना है कि प्रोसेसर की जनरेशन कौन सी है, प्रोसेसर की जनरेशन कौन सी है। दूसरा चेक करना है कि आपके प्रोसेसर की जनरेशन कौन सी है। दूसरा चेक करना है कि आपका प्रोसेसर का बिट कौन से बिट का प्रोसेसर है आपका, ठीक है। जितने ज़्यादा बड़ी बिट का प्रोसेसर होगा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी अच्छी होगी, ठीक है जी, समझ गए। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई इन्होंने, क्या बोला हुआ है, प्रोसेसर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम व्हिच डज प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन एज पर द यूजर इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ तुम्हें याद करने वाली आ रही है कि इट डज प्रोसेसिंग फार क्विकर देन ह्यूमन बीइंग्स, इट कैन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन मोर देन 1 मिलियन इन ए सेकंड, दैट इज फॉर्मली कॉल्ड एज अ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ रहा है तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे एक फुल फॉर्म बन के आ रही है तुम्हारे लिए, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है, MIPS, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि एक सेकंड में, ठीक है, कि एक सेकंड में जो है, एक सेकंड में प्रोसेसर जो है वो 1 मिलियन, ठीक है, ठीक है, मोर देन 1 मिलियन प्रोसेसेस को हैंडल करता है, ठीक है। मतलब एक सेकंड में वो 10 लाख, ठीक है, एक सेकंड में वो 10 लाख प्रोसेसेस को या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट चीज इसमें बोला हुआ है कि प्रोसेसर जो होते हैं वो हमारे पास अलग अलग काइंड के होते हैं, ठीक है। 8 बिट के प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, 16 बिट के होते हैं, 32 बिट का प्रोसेसर होता है, 64 बिट का प्रोसेसर होता है, ठीक है। अगर आपको याद आ रही होगी तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा प्रोसेसर जो वो कौन से बिट का है, वो था मेरा 64 बिट का, ठीक है, वो मेरा प्रोसेसर था 64 बिट का, क्लियर हो गया। तो जितना बड़ी आपका प्रोसेसर होगा, मतलब जितने बड़ी बिट का आपका प्रोसेसर होगा उतनी उसकी स्पीड जो होगी वो एक्यूरेट होगी, क्लियर हो गया। बस इसमें यही चीज़ याद करने वाली, और कुछ भी नहीं। 32 बिट का मतलब उसमें 32 बिट होता है टाइम का, ठीक है, ट्वाइस फास्टर देन 16 बिट में कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट कराऊंगा एक बाइनरी वाला, ठीक है, जो हम क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, बाइनरी कोड वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा तुम्हें एक में, ठीक है, बाइनरी कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा एक, उसमें हमें बिट्स का कॉन्सेप्ट आता है फिर, ठीक है। तो तुम लोग जो वो उस कॉन्सेप्ट को इसके बीच में समझ सकते हो,
क्लियर हो गया। और मैं तुम्हें क्लास में कवर कराऊंगा, ठीक है, आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं तुम्हें क्लास में कवर करा दूंगा बाइनरी बिट्स वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया। तो बस तुम इतनी बात ध्यान देने वाली कि जितना बढ़िया मतलब अभी लेटेस्ट जो चला वो 64 बिट ही चला हुआ है, तो 64 बिट के प्रोसेसर आ रहे हैं आजकल जितने भी सिस्टम है उनमें, ठीक है जी। लैपटॉप में तो ज्यादातर 64 बिट ही आ रहे हैं 2020 के बाद। इवन जो कंप्यूटर्स हैं उनमें भी अब जो वो 64 बिट के प्रोसेसर ही आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और होती है कि अगर आपको आपके सिस्टम में 32 बिट का प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब जैसे अपनी सेटिंग्स में जाके अबाउट में जाके चेक कर लेना आप लोगों ने कि आपके सिस्टम में कौन सा बिट प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर आपका जो प्रोसेसर है वो 32 बिट का प्रोसेसर है तो आप अपने सिस्टम में एप्लीकेशन भी 32 बिट वाली ही चला सकते हैं, ठीक है। जैसे ना अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं एक, ठीक है, अगर यहाँ लिखूंगा ना मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो आपको ना सिस्टम में 2 तरह की एप्लीकेशन मिलती है डाउनलोड करने को। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ ना लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस डाउनलोड, ठीक है, इस तरह सा। तो देखो इसमें भी ना आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। देखो आगे ना विंडोज 64 बिट लिखा हुआ है, देखो ये 64 बिट, इसका मतलब क्या है कि ये 64 बिट प्रोसेसर के लिए डाउनलोड करूंगा मैं, ठीक है। अगर मेरा प्रोसेसर जो 32 बिट का होगा तो उसके लिए मुझे फिर ये वाला वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो अगर आपका प्रोसेसर जो वो अलग अलग 32 बिट का है तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन भी 32 वाली करनी पड़ेगी डाउनलोड, क्योंकि 64 बिट का तो उसके लिए 64 वाली ही करनी पड़ेगी डाउनलोड, ठीक है जी। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं हम, मतलब आगे हम कवर करते हैं अपना टॉपिक जो है हमारा वो है कैशे मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरी है, ठीक है, इसका तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये होती है हमारी कैशे मेमोरी, ये इधर ये, ठीक है, ये रही हमारी कैशे मेमोरी, ठीक है। अब देखो कैशे मेमोरी सबसे पहले तुम्हें बता दिया कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है तुम्हारी, वो होते हैं तुम्हारे रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर मतलब जो प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे डोर लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर के बाद जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है उसे हम बोलते हैं कैशे मेमोरी, ठीक है। कैशे के बाद आता है तुम्हारा नंबर फिर रैम का, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी जो रैम्स होती है, मतलब जो मेमोरीज होती हैं तुम्हारे सिस्टम में, वो इस तरह से उनका ऑर्डर है उनके फास्टेस्ट ऑर्डर में, ठीक है। सबसे ऊपर होते हैं तुम्हारे रजिस्टर्स, उसके नीचे होता है तुम्हारी कैशे मेमोरी, उसके पास होता है तुम्हारा रैम, ठीक है। देखो यार कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ है, सिंपल। चलो अभी ना स्टार्टिंग के जो सिस्टम थे उसमें कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ठीक है। अगर तुम लोग अभी भी ध्यान दोगे ना तो जो तुम्हारे सिस्टम होते हैं फोन में, जो तुम्हारी एप्लीकेशन होती हैं वो अभी भी मतलब वो क्या करती हैं, वो आप क्या करती हैं, वो तुम्हारा ना कुछ डाटा ले लेती हैं, कैशे डाटा होता है वो तुम्हारा, ठीक है। तो चलो मैं समझाता हूँ कि तुम्हें कैशे होता है क्या, ठीक है। देखो तो कैशे से पहले का मतलब टाइम जो था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। मतलब देखो ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, मैंने तुम्हें पहले बताया, हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो देखो प्राइमरी मेमोरी ये रही हमारी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में तुम्हारे पास ज्यादा तुम्हारे रैम का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, रैम, ठीक है। जैसे किसी बच्चों की रैम 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB है ना, जैसे करके रैम्स होती हैं सारी तुम्हारे पास पड़ी हुई। तो ये आता है तुम्हारी रैम, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में तुम्हारी ज्यादातर रैम होती है जो कि टेम्परेरी होती है, जो जिसमें जब तक करंट आ रहा है तब तक उसमें डाटा स्टोर रह रहा है, जैसे करंट उसका बंद हो गया तो उसका डाटा जो भी होगा वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी होती है तुम्हारी परमानेंट मेमोरी, ठीक है। इसमें जो होता है वो डाटा तुम्हारा परमानेंट हो जाता है सेव, ठीक है। एक बार जो सेव कर दिया वो परमानेंट हो जाएगा, चाहे उसमें पावर सप्लाई दो या मत दो। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारे पास पहले था CPU, फिर थी रैम, फिर था सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। तो देखो कैसे काम करता है, जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास एक MS वर्ड की फाइल है तुम्हारी, ठीक है। MS वर्ड की फाइल जो वो तुमने रन करके रख ली है, ठीक है। MS वर्ड की फाइल जो वो तुमने रन करके रखी है अपने फोल्डर में, ठीक है। तुम्हारा फोल्डर जो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज है, तो अब तुम्हें अपने फोल्डर को ओपन करना, मतलब अपनी फाइल को, इस वाली फाइल को रन करना है। तो कैसे रन करोगे, अपने फोल्डर पे जाओगे, डबल क्लिक करोगे, जैसे तुम डबल क्लिक करके उसको ओपन करोगे तो सबसे पहले काम क्या होगा कि वो जो तुम्हारी फाइल होगी ना वो यहाँ से लोड हो जाएगी तुम्हारे रैम के अंदर, सबसे पहले रैम के अंदर आएगी तुम्हारी फाइल, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारी जो फाइल होगी वो रैम के अंदर ओपन होगी, जैसे हम देखते हैं ना टास्क बार, जैसे MS वर्ड ओपन करते हो तो तुम्हारा टास्क बार सीधा टास्क बार पे ओपन हो जाता है नीचे, मतलब जो भी तुम्हारी एप्लीकेशन सीधे टास्क बार के ऊपर रन होती है, ठीक है। तो टास्क बार पे रन होगी मतलब वो कहाँ पे, वो रैम पे है। जैसे वो एप्लीकेशन जो रैम पे आ गई उसके बाद वो चली जाएगी सीधे CPU पे, CPU के बाद प्रोसेसिंग होने के लिए, उसमें वो ओपन हो जाएगी। ओपन होगा तुम उसमें काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी काम कर रहे हो, जैसे मान चलो कि तुम ये काम कर रहे हो, तुमने उसमें क्या किया, तुमने बोल्ड कर दी, जैसे तुमने बोल्ड अप्लाई किया फटाक से आ जाएगा वो रैम के अंदर, दोबारा स्टोर हो जाएगी मेमोरी तुम्हारी, ठीक है। मतलब जो तुम ऑपरेशन करोगे वो फटाफट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ स्टोर हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ स्टोर हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब रैम और CPU का कॉन्सेप्ट जो था वो ऐसे आपस में लेन देन चल रहे थे इन दोनों का। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा क्या सिस्टम है, ये था हमारा सिंपल सा सिस्टम जो जिस तरह से प्रोसेसर हमारा काम करता था कि सेकेंडरी मेमोरी से पहले डाटा आएगा रैम के पास, रैम से जाएगा फिर उठ के CPU के पास। क्लियर हो गया। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पहले के टाइम का, ठीक है। फिर देखो बाद में क्या हुआ यार, जैसे मान के चलो कि आप ना MS वर्ड डेली ओपन करते हो,
ठीक है, MS वर्ड डेली ओपन करते हो आप, ठीक है। और जो उसके जनरल सेटिंग्स होती हैं, फिर उसके जो जनरल कंपोनेंट है ना, वो हर टाइम पे, मतलब जब भी आप एप्लीकेशन को फाइल को ओपन करोगे तो हर बार जो उसके टूल्स हैं या फिर उसके जो भी सॉफ्टवेयर हैं ना, जैसे मान के चलो कि उसके बोल्ड टैलिक अंडरलाइन वाले जो टूल हैं, है ना, वो भी इस फाइल के साथ ही लोड होंगे इधर, ठीक है। यहाँ पे लोड होंगे फिर यहाँ जाएंगे, ठीक है। टूल देखो, टूल तो सेम ही है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यहाँ ना 4-5 बच्चों के फोल्डर हैं, एक बच्चे का फोल्डर, दूसरे बच्चे का फोल्डर, तीसरे बच्चे का फोल्डर, चौथे बच्चे का फोल्डर और पांचवें बच्चे का फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे 5 बच्चों के फोल्डर हैं और सभी के फोल्डर में MS वर्ड वाली फाइल जो है वो हैं बीच में ही उनके, ठीक है। तो देखो, जब इन 5 के फोल्डर खोलेंगे ना MS वर्ड में, ठीक है, मतलब जब इन सभी को ओपन करूंगा मैं, तो देखो इन सब में कॉमन क्या होगा, ठीक है, इनके टूल्स, ठीक है। सभी की फाइल्स में क्या होंगे, वो टूल सारे कॉमन होंगे, जैसे सभी के ऊपर टूल बार में बोल्ड लगा होगा, इटैलिक लगा होगा, अंडरलाइन लगा होगा, ठीक है। तो उस तरह के टूल जो वो कॉमन है सभी की फाइल्स में। तो देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया निकल के कि देखो इन 5 फाइल्स में क्या था, वो टूल्स वाला कॉन्सेप्ट तो सेम ही था, है ना। तो इनको जब भी मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ तो वो टूल में साथ साथ लोड हो रहे हैं मेरे को, है ना। डबल खर्चा पड़ रहा है मुझे यहाँ लाने का भी, टूल्स को पहले यहाँ लेके आओ, फिर यहाँ से यहाँ लेके आओ, फिर उसमें प्रोसेसिंग करो, फिर यहाँ लेके आओ, फिर यहाँ लेके आओ, ठीक है। तो ये जो खर्चीला काम था थोड़ा, मतलब फाइल्स तो अलग अलग है लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन है, ठीक है। मतलब कैशे मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब फाइल्स जो होती है, ठीक है, मल्टीपल फाइल में से जो कॉमन चीजें होती है, मतलब जो कॉमन फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम किसी अलग स्टोरेज में सेव कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारी रैम के और CPU के बीच होती है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि इन 5 फाइलों में क्या हो रहा है कि मेरे टूल्स जो वो ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इन टूल्स को क्या किया, पहले कैशे में जाके स्टोर कर लिया, ठीक है। इन टूल्स को मैंने जाके पहले क्या कर लिया, कैशे में स्टोर कर लिया। अब देखो इससे फायदा क्या होगा कि अब जब ये अपनी फाइल्स को ओपन करेंगे ना, तो इनकी फाइल्स का डाटा जाएगा बस CPU के पास, और जो टूल्स होंगे वो यहीं से आ जाएंगे, कैशे से आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है कैशे मेमोरी से कि मेरा जो प्रोसेसिंग है वो ज्यादा फास्ट होगी, मतलब जो टूल लाने के लिए मेरे को यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा था, अब वो टूल मेरे को सीधे कहाँ मिल जाएंगे, वो मेरे को टूल सीधे यहाँ पे मिल जाएंगे, यहीं पे मिल जाएंगे मेरे को कैशे के पास, ठीक है। मेरे को उन टूल्स को लेने के लिए मुझे दोबारा यहाँ से यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वापस यहाँ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी काम होगा, जो टूल्स होंगे मेरे, जो कॉमन टूल्स हैं, वो यहीं पे स्टोर हो जाएंगे और फिर यहीं से डाटा जो होगा फेच हो जाएगा, ठीक है, CPU तक। क्लियर हो गया। तो ये काम करता है हमारा कैशे मेमोरी, ठीक है। मतलब तुम इसको और सिंपल वे में समझाऊं तो कैशे मेमोरी तुम्हारा कुछ इस तरीके से समझ लो अपने जनरल टर्म में। जैसे मान के चलो ये रहा तुम्हारा घर, ठीक है, ये है तुम्हारा घर, ठीक है। ये घर तुम्हारा छोड़ो, मतलब ये चिंटू का घर है एक, ठीक है, ये चिंटू का घर है, चिंटू बना देता हूँ चलो यहाँ पे, चिंटू, ठीक है, ये है हमारे चिंटू का घर, ठीक है। और यहाँ पे है एक दुकान, ठीक है, यहाँ पे एक दुकान, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी दुकान, बहुत बड़ा स्टोर जो होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फैक्ट्री मान के चलो, ये है फैक्ट्री एक, ठीक है, जो बहुत दूर है इस दुकान से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान के चलो कि जो चिंटू और इस दुकान के बीच का जो गैप है ना, वो कितना है, वो है कम से कम 5 किलोमीटर, ठीक है। और इस दुकान में देखो, इस दुकान में क्या रखे हुए हैं, इसमें काफी सामान पड़ता है, इसमें कुरकुरे मिलते हैं, चॉकलेट मिलती है, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ मिलते हैं, ठीक है। इस दुकान में मल्टी वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस दुकान में जो सामान है वो कहाँ से आता है, वो आता है यहाँ फैक्ट्री से, ठीक है। कुरकुरे सारे जितनी भी चीजें वो सारी यहाँ से आती हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि चिंटू क्या करता है, चिंटू डेली जाता है, ठीक है, डेली जा रहा है सामान लेने के लिए, किसके पास, इस दुकान के पास, कितना चल के, 5 किलोमीटर चल के, ठीक है। चिंटू क्या है, डेली जा रहा है इस दुकान के पास, बड़ी दुकान के पास सामान लेने। क्या सामान लेने, वही कुछ नहीं, अपने कुरकुरे, आइसक्रीम, नमकीन वगैरह वही लेने जा रहा है, मतलब अपने स्नैक्स लेने जा रहा है डेली, ठीक है। डेली जाता है, 2 चक्कर लगते हैं चिंटू के बाबर इधर जाके, ठीक है। अब देखो ये जो सामान दे रहा है ना, दुकान वाला जो सामान दे रहा है, मतलब इस दुकान में मल्टीपल सामान मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, किराने का सामान मिल रहा है, जनरल स्टोर मिलता है, ठीक है जी, खाने पीने का सारा सामान मिलता है इस दुकान में, ठीक है। मतलब इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अब देखो इस दुकान में जो काम करता है ना बंदा, ये, ठीक है, इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि ये जो लड़का है ना, ये डेली जाता है इस दुकान तक, ठीक है, क्या लेने के लिए, बस एक कॉमन चीज लेने के लिए, कुरकुरा और आइसक्रीम, ठीक है, कुरकुरा और आइसक्रीम डेली लेने के लिए आता है इसी शॉप पे, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या बोला, इस बंदे ने बोला कि जो ये सामान है इसका है ना, कुरकुरे और आइसक्रीम करके, क्यों ना मैं यहाँ पे एक अपनी छोटी सी दुकान लगा लूँ, ठीक है।
इस छोटी सी दुकान लगा लूँ, ठीक है, उस दुकान का गैप कितना रह गया, यहाँ पे रह गया मान के चलो सिर्फ 2.5 किलोमीटर, चलो 2.5 किलोमीटर समझ लो, 2.5 किलोमीटर यहाँ रह गया और 2.5 किलोमीटर यहाँ रह गया, ठीक है। और ये आगे दुकान। अब इस बंदे ने क्या किया, यही जो चिंटू जो बाबा सामान लेता है, क्या लेता है, कुरकुरे और आइसक्रीम, ठीक है, इसने कुरकुरे और आइसक्रीम की दुकान खोली, मतलब यहाँ स्नैक्स की दुकान खोली पर्टिकुलर आइटम से, ठीक है। मतलब ये आइटम, मतलब ये वाली शॉप जो थी इसमें मल्टीपल सामान मिलता था, आपको किराने का सामान मिल रहा है, ठीक है, आपका ब्यूटिफिकेशन का सामान मिल रहा है, स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिलते थे। लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया, एक अलग ही शॉप ओपन कर दी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, स्नैक्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखो अब इससे फायदा क्या हुआ, अब चिंटू देखो, अब चिंटू को ना यहाँ जाना पड़ रहा है, अब चिंटू सीधा ही यहाँ से सामान ले रहा है, ठीक है, खरीद परचेज कर रहा है, घर आ जा रहा है, ठीक है। इससे देखो यहाँ दुकानदार को क्या फायदा हो रहा है, इसमें चलो इसको तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कि हाँ जी पर कुरकुरे के ऊपर उसको इतने पैसे बच रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रॉफिट का अर्न कर रहा है, फिर आगे जाके खरीद ले रहा है, ठीक है, जितनी उसकी प्राइस है, ठीक है। तो ये काम तो इस बंदे का है। लेकिन चिंटू को क्या फायदा हो रहा है यहाँ पे, चिंटू को फायदा ये हुआ कि चिंटू का टाइम बच रहा है, ठीक है, टाइम भी बच रहा है और चिंटू के एफर्ट भी बच रहे हैं। तो अब क्या होगा, जहां पे चिंटू पहले दिन में 2 बार कुरकुरे और आइसक्रीम खाता था, अब वो उसके बाद टाइम है तो वो दिन में 4 बार भी खा सकता है और 3 बार भी खा सकता है, ठीक है। तो ये काम होता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी का काम क्या होता है कि जो चीज काफी जहाँ यूज हो रही है, ठीक है, मतलब जो कॉमन फाइल्स में से, मतलब जो फाइल में से कॉमन चीज यूज हो रही है, उसको क्या करता है, वो एक अलग मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ठीक है, और वही मेमोरी से फिर वो आगे सीपीयू तक पास होने देती है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारी कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट। क्लियर, आई होप मुझे समझ, मतलब आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो कैश मेमोरी में देखो आगे ना लेवल होते हैं, कैश मेमोरी के आगे लेवल्स आएंगे तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है कैश मेमोरी के अंदर, अगर तुम थोड़ा जूम करके देखोगे, कैश मेमोरी लिखा है द कैश मेमोरी लाइज इन द पार्ट बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी, ठीक है जी, ठीक है। देखो बोल रहा है कि प्रोसेसर और मेमोरी, ठीक है, मेमोरी कौन सी, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात की गई, मतलब मेन मेमोरी, मतलब रैम की बात की गई है। द कैश मेमोरी देयरफॉर हैज लेसर एक्सेस टाइम देन द मेमोरी एंड इज फास्टर देन द मेन मेमोरी, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है कि कैश मेमोरी होती है वो रैम से ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, लेकिन रजिस्टर से थोड़ी कम फास्ट होती है। सबसे फास्ट होते हैं हमारे रजिस्टर होते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी हैव एन एक्सेस टाइम ऑफ 100 नैनोसेकंड, ठीक है। देखो कितनी फास्ट है कैश मेमोरी, कितना टाइम लेती है, सिर्फ 100 नैनोसेकंड का टाइम लेती है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। While the main memory may have access time of 700 नैनोसेकंड, ठीक है। और वहीं पे ही इसी काम को करने के लिए जो तुम्हारा रैम होती है वो 700 नैनोसेकंड लेती है, ठीक है। तो कहाँ 100 नैनोसेकंड और कहाँ 700 नैनोसेकंड, कितनी फास्ट है तुम्हारे पास तुम्हारी कैश मेमोरी, ठीक है। अब देखो कैश मेमोरी जो होती है ना, वो भी एक रैम का पार्ट होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे, मेमोरी में आएंगे सारे पार्ट। लेकिन जो कैश मेमोरी के लेवल होते हैं ना, वो 3 तरह के लेवल होते हैं, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके, ठीक है। देखो अगर मैं तुम्हें अपने सिस्टम की बात बताऊं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें अपने सिस्टम का बताऊं, यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे मेरे, यहाँ पे आ जाएगा, देखो इस तरह चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुम लोग यहाँ पे चेक करो, मैं तुम्हें मेमोरी बताता हूँ अपनी कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे मेरे सिस्टम में देखो कितनी मेमोरी है, ठीक है, मेरे सिस्टम में टोटल है 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, मेरे सिस्टम में टोटल यूज्ड मेमोरी है, मतलब टोटल मेरे जो सिस्टम है 12 GB मेमोरी है, ठीक है, 12 GB मेमोरी मेरे जो रैम है, मतलब 12 GB रैम है मेरे सिस्टम में टोटल, ठीक है। उसमें से 4 GB रैम जो अभी यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे सिस्टम जो 4 GB रैम का भी यूज कर रहा है, ठीक है। देखो रियल टाइम डाटा चला हुआ मेरे सिस्टम का, यहाँ लिखा हुआ रहा है 12 GB की DDR3 रैम पड़ी हुई है मेरे पास, DDR3 रैम पड़ी हुई है 12 GB की। क्लियर हो गया। तो उसमें से 4 GB जो रैम हो रही है वो मेरी यूज चली हुई है, ठीक है। 7.7 GB रैम जो फ्री पड़ी हुई है मेरे पास, उसे मैं बाकी से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो मेरी रैम की स्पीड कितनी है, ठीक है, 1600 मेगाहर्ट्ज की। क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक चीज है, देखो यहाँ पे आ रहा है कैश करके, ठीक है, कैश मेमोरी कितनी है मेरे पास से 7.7 GB की कैश मेमोरी पड़ी है मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुको, मुझे जो तुम्हें दिखानी है चीज कैश मेमोरी के बारे में, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये देखो ये चली हुई मेरी सीपीयू की करंट टाइम की स्पीड चली हुई मेरी सीपीयू की, मेरे सीपीयू करंट टाइम के ऊपर क्या काम कर रहा है, ये देखो यहाँ पे मेरी सीपीयू की डिटेल आ रही है। i5 2nd जनरेशन का है ये, इसकी जो कोर स्पीड है वो है 2.50 गीगाहर्ट्ज की, ठीक है। तो देखो अभी ये जो है, ठीक है, ये चला हुआ है अपनी 50% एक्यूरेट, मतलब 50% यूज के साथ चला हुआ है इसमें। और देखो इसमें जो कैशे बनी हुई है ना, लेवल 1 कैशे में कितना डाटा पड़ा हुआ है 128 KB का, लेवल 2 कैशे में पड़ा हुआ है 512 KB का, और लेवल 3 कैशे जो उसमें पड़ा हुआ है बस 3 GB का, ठीक है। तो ये जो है वो मेरे पास क्या है, कैशे मेमोरीज है मेरे, जो मेरे सी प्रोसेसर और मेरे रैम के बीच में एग्जीक्यूट है, मतलब
दोनों के बीच में जो फिक्स है। क्लियर हो गया। अब इसमें कोर 2 है, तो इस तरह से तुम लोग जो है वो चेक कर सकते हो तुम्हारी रैम अपने सिस्टम की कैशे मेमोरी वगैरह। क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कैशे मेमोरी इज ए वर्चुअल काउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड इन स्टैटिक रैम एक्सेस मेमोरी इन डिफरेंट लेवल एंड स्टेजेस, नेमली L1, L2, L3 etc. It does not enhance the processing capability of the CPU. It is placed between the main memory and the CPU. It is faster than the main memory. Time spent in accessing a program in a cache memory is to about 15 to 25 nanoseconds, whereas 25 nanoseconds spent in the main memory. It is a built-in memory space and the computer processor used to enhance the processing speed. The cache memory stores data and instructions which are immediately to be executed or processed. ठीक है जी। कुछ इन बात की हुई है, यहाँ पे बोला हुआ कि कैश मेमोरी को 3 पार्ट में बांटा गया है। हर एक लेवल में जो है वो अलग अलग स्पेस जो ऑक्युपाई किया गया है हमारी कैशे के लिए। क्लियर हो गया। और वो क्या करेंगी, वो फास्ट होती है, उसमें जो भी डाटा होता है वो जल्दी एग्जीक्यूट होता है और जल्दी हमें आंसर निकाल के देता है। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो जी, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है, मतलब इसी में बारे में लिखा हुआ है कि तुम्हें ना स्पेस चेक करना है कि हर एक लेवल कैशे में कितना कितना स्पेस होता है वो अलाउटेड होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो लेवल ऑफ कैशे में सबसे पहले था लेवल 1 कैशे। ठीक है, तो लेवल 1 कैशे में देखो कितना डाटा हमें दिया जाता है, 128 किलोबाइट का। ठीक है, तुम्हें ना ये जो डाटा लिखा हुआ बस तुम्हें ये डाटा याद करना है कि लेवल 1 कैशे में कितना डाटा होता है, 128 किलोबाइट का। लेवल 2 में कितना कैशे होता है, कम से कम 1024 किलोबाइट का, मतलब 1 MB के करीब का। क्लियर हो गया। और लेवल 3 में कितने का डाटा होता है, लेवल 3 में जो डाटा होता है वो लेवल 1 और लेवल 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, वो ज़्यादा हो सकता है, मान के चलो वो 1 GB 1 MB से लेके 50 MB के बीच तक का डाटा हो सकता है वो। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल जाता है तुम्हारे पास, वो है तुम्हारे पास इनपुट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो इनपुट डिवाइसेस मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी। 2 मिनट रुकना जरा। इनपुट डिवाइस, ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हें पहले बता रखा है कि सिस्टम में 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, एक डिवाइसेस जिनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, एक डिवाइसेस जिनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है इनपुट देना, किसको, सीपीयू को। एक होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है, आउटपुट लेना, किससे, सीपीयू से। ठीक है, मतलब दिखाने का काम करती हैं और ये डाटा एंट्री का काम कर रही है। ठीक है, मतलब डाटा को एंटर करवाने का काम कर रही हैं और ये रिजल्ट को शो करवाने का काम कर रही है। ठीक है, ये होती है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। मतलब ऐसी डिवाइसेस जो हमें सिस्टम को, मतलब जो ऐसी डिवाइसेस जो हमारे सीपीयू को किसी भी तरह का डाटा प्रोवाइड करवाएं, उन डिवाइसेस को हम कंक्लूड करेंगे किसमें, अपनी इनपुट डिवाइसेस में। और ऐसी डिवाइसेस जो हमारे जो प्रोसेसिंग की वो डाटा है, ठीक है, उसको हमें शो करवाए, उस डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, वो होंगी हमारी आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास अलग तरह की इनपुट डिवाइसेस आ रही हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास आ रहा है इनपुट डिवाइस में क्या आ रहा है, कीबोर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में बताया हुआ इन्होंने। ठीक है, अब देखो कीबोर्ड, ठीक है, देखो सबसे पहले तुम लोगों के लिए काम क्या होगा, यहाँ पे तुमने जो इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए घर के लिए काम है, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस तुम्हें यहाँ शो होगी, तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि वो डिवाइस किस बंदे ने डिजाइन की थी, मतलब किस बंदे ने उसको डेवलप किया था और वो कौन से ईयर में डेवलप हुई थी। ठीक है, 2 तरह के काम देता हूँ मैं तुम्हें कि तुमने जो भी डिवाइसेस पढ़ोगे, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ोगे, तुम लोगों ने क्या करना है कि उसके जो डेवलपर है उसका नाम लिख के लाना है और कौन से ईयर में डेवलप हुई वो लिख के आना है। ठीक है, तो देखो कीबोर्ड का काम क्या होता है कि बेसिक जो भी हम अपने जो भी अल्फाबेट, इसके अंदर क्या होते हैं कि अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, और इसमें हम जो भी टाइप करते हैं वो हमारे पास एज ए इनपुट जो होता है वो हमारे सीपीयू के पास चला जाएगा। ठीक है, तो कीबोर्ड के पास यही है। ठीक है, टाइपराइटर की तरह लगता है और उसका काम क्या होता है कि इनपुट प्रोवाइड करना। ठीक है, और देखो यहाँ पे ना एक चीज याद नोट कर लेना, यहाँ पे चीज लिखे हुए इन्होंने सेंड्स अ स्काई कोड। ठीक है, स्काई कोड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, इसको याद कर लेना है। लास्ट जो लेसन का लास्ट जो पेज है उस पर तुम्हें एब्रिविएशन सारी मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी तुमने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि क्या बात की हुई है। ठीक है, स्काई वैल्यू। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस दिन हम बाइनरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उसी दिन मैं तुम्हें बता दूंगा स्काई चीज, मतलब स्काई वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो जब भी आप कीबोर्ड से ना कोई भी लेटर हिट करते हो, जैसे आपने ए लिखा, पी लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, प्लस लिखा है ना, जो भी चीज आप हिट करोगे ना वो सीपीयू के पास एज ए स्काई कोड के फॉर्म में जाएगी बाइनरी कोडिंग में। ठीक है,
तो वो चीज़ कैसे काम करेगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा लेक्चर में। मैं तुम्हें बोल दिया है कि आज से 2 या 3 दिन बाद मैं तुम्हारा लेक्चर ले लूंगा एक क्लास में, जिसमें हम जो बाइनरी के बारे में, बाइनरी डिजिट्स के बारे में, बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? साथ में उसके बीच में हमें स्काइज वैल्यूज के बारे में पता लग जाएगा। क्लियर हो गया? तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, कैसे पता लगा? क्योंकि कीबोर्ड में क्या करते हैं हम, जो भी एंट्री देते हैं तो वो सीधी हमारी सीपीयू के पास जाती है। उस सीपीयू का प्रोसेस होने के बाद वो हमें डाटा दिख जाता है। जैसे मुझे 2+2 करना है तो सीपीयू को 2 कहाँ से दूंगा मैं? कीबोर्ड से लिख के तो दूंगा 2, हाँ जी, प्लस हाँ जी 2, ठीक है, इक्वल टू करके आंसर बताओ तो मुझे आंसर बता देगा 4 करके। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट डिवाइस हमारे पास कीबोर्ड। सेकंड डिवाइस जो निकल आती है वो मेरे पास वो है माउस। ठीक है, माउस का काम भी होता है, इनपुट काम होता है। जैसे देखो, ये देखो, ये जो मैं इसको कर्सर को मूव कर रहा हूँ ना यहाँ वहाँ, वो किस चीज़ से कर पा रहा हूँ? वो कर पा रहा हूँ मैं अपने माउस की वजह से। जैसे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये इस तरह से लाइंस बन जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा माउस है, ठीक है, माउस क्या कर रहा है? माउस भी मेरे सीपीयू में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, मतलब लोकेशन बताती है मेरे सिस्टम को कि यहाँ क्लिक करो जी, वहाँ क्लिक करो। देखो जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये वाले आइटम्स जो वो ओपन होगी मेरे सामने, होगी ना? देखो, तो ये क्या होता है, माउस भी क्या कर रहा है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो सिस्टम को बताता है कि किस लोकेशन में जाके क्लिक करो और वहां का एक्शन जो परफॉर्म करो। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जाती है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर देखो, स्कैनर क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, जैसे आप फोटोकॉपी कराते हैं, ठीक है, फोटोकॉपी, सिंपल फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी कैसे करता है वो? जैसे आपका मान के चलो 10th की मार्कशीट ले लेंगे वो, ठीक है, 10th की मार्कशीट ले ली, उसके बाद जो उनका प्रिंटर लगा होता है, ठीक है, याद रखना प्रिंटर एक अलग डिवाइस है और स्कैनर एक अलग डिवाइस है। ठीक है, ये प्रिंटर अलग होता है और स्कैनर अलग होता है। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, वो जो तुम्हारा प्रिंटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों को इतना तो पता ही है ना कि जो भी हमारे आज के पीसीज हैं या जो भी हमारे आज के कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो सारे किस डाटा के ऊपर वर्क करते हैं? वो काम करते हैं डिजिटल डाटा के ऊपर। ठीक है, वो किस पे काम करते हैं? वो करते हैं काम डिजिटल डाटा के ऊपर। ठीक है, तो स्कैनर क्या करता था हमारा? देखो, मेरे पास होगा एक पेज। ठीक है, पेज तो सिंपल पेज है ना, उसको वो कोई डिजिटल फॉर्मेट में थोड़ी नहीं है, वो सिंपल पेज है ना। तो सिंपल एक पेज पड़ा हुआ मेरे पास है ना, उसको मैं फाड़ सकता हूँ, उसको मैं तोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। वो तो एक सिंपल पेज है ना। अब मुझे क्या करना है, उस पेज का प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट कैसे निकालूंगा मैं? प्रिंट आउट तो उस चीज का निकलेगा ना जो चीज डिजिटल होगी। ठीक है, जो चीजें डिजिटल तरीके से क्या होगी, सेव्ड होगी, उसी का प्रिंट आउट निकलेगा ना। मतलब डिजिटल तरीके से जो कंप्यूटर के अंदर होगी उसी का प्रिंट आउट निकलेगा। जैसे फोटोज का प्रिंट आउट निकलता है, जो आपके फोन में फोटोज है उन्हीं का प्रिंट आउट निकलता है। ठीक है, आप किसी प्रिंटर के वाले के बाद अपने फोटो शेयर करोगे, आपको प्रिंट निकाल के दे देगा, है ना। तो आपका जो फोटो है वो पहले डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में शेयर होता है ना सबके पास, उसके बाद वो प्रिंट आउट निकल गया, मतलब उसके बाद उसकी एग्जीक्यूटिंग होती है। ठीक है, तो देखो स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या करेगा, जो भी आपका ये पेज है ना, पेज आप क्या करोगे, उस मशीन के अंदर डाल दोगे उसको। इस तरह का होता है स्कैनर, उस मशीन के अंदर डाल दोगे, फिर उस मशीन को ऊपर से कर दोगे बंद। और जैसे आप कॉपी का बटन क्लिक करोगे तो सबसे पहले वो क्या होगा, डाटा आपका स्कैन होगा। स्कैन इन द सेंस कि जो भी पेज होगा आपका, पहले उसका एक फोटो बनेगा और वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट होके आपके सिस्टम के पास आ जाएगा। जैसे ही जो आपका पेज था, है ना, जैसे ही आपका पेज जो है वो डिजिटल चीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जैसे आपका पेज जो वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट हो गया, तब तो आप उससे जो मर्जी करवा सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, यहाँ पे देखो, ये तुम्हें पेज दिख रहा है। ठीक है, इसको क्या किया हुआ मैंने, इसको मैंने फोटो से क्लिक किया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने फोन से फोटो क्लिक की हुई है मैंने इस वाले पेज की। और इसको जब मैंने फोन से फोटो क्लिक कर ली तब क्या हुआ, जो मेरी बुक का पेज था, है ना, वो किस फॉर्मेट में बन गया, वो डिजिटल फॉर्मेट में बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि मैंने उसको कैमरा से कैप्चर कर लिया, मतलब उसको मैंने फोटो डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको फिजिकल रूप से मेरे पास उसकी डिजिटल रूप में कॉपी आ गई बन के। ठीक है, जब वो डिजिटल रूप की कॉपी आ गई तो उसको मैं यहाँ वहां जहां मर्जी, ठीक है, जब एक बार मेरे पास डिजिटल कॉपी उसके बाद बन गई तो मैं उसको जहां मर्जी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने इस फोटो को, मेरे पास जब डिजिटल रूप बन चुका है तो इस फोटो को मैंने क्या किया, अपनी पीपीटी में यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये पीपीटी में, जब पीपीटी में मैंने इसको यूज कर लिया तो मैं इसको आराम से जूम कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैं इसको आराम से जूम कर पाऊंगा। ठीक है, जूम कर पा रहा हूँ, इसको यहाँ से स्लाइड शूट कर सकता हूँ। ठीक है, सब कुछ कर सकता हूँ, इस पर एडिटिंग भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखो इस पर लिख भी पा रहा हूँ, कहाँ चली गई हमारी फाइल। ठीक है, ये देखो इस पर मैं लिख भी पा रहा हूँ आराम से। ठीक है, तो ये सब कुछ एडिटिंग में कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये क्या बन चुका है, मेरे पास एक डिजिटल फॉर्मेट में डाटा मेरे पास बन के आ चुका है। ठीक है, तो सेम आपका जो स्कैनर है वो किसकी तरह काम करता है, आपके कैमरा की तरह काम करता है। ठीक है, याद रखना जो आपके फोन में कैमरास लगे हुए हैं वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस इन द सेंस कि वो एक फिजिकल रूप को, ठीक है, उसको क्लिक करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट में,
ताकि वो आराम से क्या हो सके, बाद में उसमें एडिट हो सके या फिर बाद में वो दिख सके आराम से। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर और फोन का हमारा सेम ही काम होता है। स्कैनर के अंदर क्या करोगे तुम, फोटो को डालोगे उल्टा करके और वो तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट नंबर पे आता है तुम्हारे पास ट्रैक बॉल, ठीक है। तो ट्रैक बॉल एक डिवाइस होती है जो यूज़ की जाती है गेमर्स के द्वारा, ठीक है। अभी के गेमर्स के द्वारा नहीं, मतलब पहले के जो गेमर होते थे उनके द्वारा यूज़ की जाती थी। मतलब उसमें क्या होता है यार, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पे ट्रैक बॉल तुम्हें बड़ी से दिखाता हूँ करके। ट्रैक बॉल, ठीक है। तो वो सेम माउस की तरह होती है, ठीक है। ये देखो माउस है नहीं बना हुआ यहाँ पे। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे इस फोटो को बड़ी से जूम करके दिखाऊं, ठीक है, ये देखो ये होता है ट्रैक बॉल, ठीक है। ट्रैक बॉल का मतलब क्या है, देखो तुम माउस से क्या करते हो, माउस से तुम यहाँ वहाँ सेंस कर रहे हो, ठीक है। तो माउस को ऐसे ऐसे करके हिला रहे हो तो तुम्हारा कर्सर भी मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे माउस होते हैं कि तुम्हें इन माउस को हिलाने की जरूरत नहीं होती है, बस एक जगह रख के छोड़ो, बस इसी सर्कल को ऐसे ऐसे करके हिला दो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हिलाओ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हिलाओ, ठीक है। जैसे तुम यहाँ से इसको इस सर्कल वाले को, मतलब इस बॉल को हिलाओगे ना, इस सर्कल में बॉल बनी थी, इस बॉल को जैसे तुम हिलाओगे तुम्हारा कर्सर जो वैसे से मूव करेगा तुम्हारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये भी देखो एक माउस की फॉर्मेट ही है, लेकिन ये गेमर्स के लिए ज़्यादा यूज करती है, जिसमें एक जो बॉल होती है वो अलग से मिली होती है। तुम्हें बार माउस का ऐसे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, तुम यहीं से ही, ठीक है, इस बॉल को ही मूव करके तुम क्या कर सकते हो, अपने कर्सर की लोकेशंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारे पास, जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक भी क्या है, एक गेमर्स के लिए ही है। इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हें कोई गेम्स खेलनी है, ठीक है, तो वो तुम्हें इस तरह का लीवर मिलता था, ठीक है। अगर चलो मैं जॉयस्टिक बताता हूँ तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, जॉयस्टिक, ठीक है। ये देखो इस तरह की होती थी जॉयस्टिक से, ठीक है, इस तरह की, ठीक है। ये देखो जॉयस्टिक, ठीक है, इसमें बटन लगे होते हैं, बस इसे हमें हाथ से पकड़ना और यहाँ वहाँ जहाँ हम मूव करेंगे इसको, ऐसे ऐसे करके यहाँ वहाँ जहाँ वहाँ मूव करेंगे, जैसे ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट अप डाउन करके जैसे मूव करेंगे जिस भी डायरेक्शन में, तो मेरा प्लेयर जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा और उसी डायरेक्शन में हिट करेगा। जैसे इसमें बटन लगे हुए हैं, तो अगर मुझे किसी प्लेयर को, अदर प्लेयर को हिट करना तो उस बटन को क्लिक करूँगा और वो अपना फंक्शन कर देगा हिटिंग वाला, ठीक है। तो जॉयस्टिक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कैसे इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जैसे मैं इस जो लीवर है ना, इसको जैसे मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट साइड को, तो मेरा प्लेयर भी कैसे घूम रहा है, वो भी लेफ्ट साइड को मूव हो रहा है। क्लियर हो गया? तो जॉयस्टिक भी क्या है मेरा, वो एक मेरी इनपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे तरफ। अगली साइड आता है मेरे पास लाइट पेन, ठीक है। तो यार लाइट पेन ये काफी अच्छी चीज है, ठीक है। मतलब लाइट पेन का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो स्टार्टिंग में यूज किया गया था, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास बड़े बड़े इस तरह के टीवी आते थे ना, इस तरह के मतलब कंप्यूटर आते हैं, इस तरह के कंप्यूटर, ठीक है। तो उस टाइम पे टच वाला कॉन्सेप्ट कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो टच के लिए यूज की जाती है चीजें, ठीक है, तो वो इस तरह के लाइट पेन का यूज किया जाता है। ये क्या होता है कि हमारे ना सीपीयू से अटैच होगा वायर के थ्रू, ठीक है। वायर के थ्रू ये पेन जो होगा वो मेरे सीपीयू के साथ अटैच होगा, ठीक है। इस पेन के आगे ना एक छोटी सी वो लगी थी, एक छोटी सी लेजर टाइप लगी थी, ठीक है। अब जैसे मैं इस पेन को ना अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर सामने रखूंगा, ठीक है, जिस भी लोकेशन पे हिट कर रखूंगा, ठीक है, जैसे जिस मान के चलो कि मैंने यहाँ क्लिक कर दी, जब यहाँ क्लिक कर दूंगा तो इसकी जो लाइट की सेंसिंग थी ना, वो सीपीयू को बताएगी कि जो इस भी लोकेशन पे जो भी चीज़ है उसको ओपन करो। तो सेम ये माउस की तरह काम कर रहा है, लेकिन माउस में क्या था कि हमें उसको एक प्लेन सरफेस के ऊपर रख के क्या करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है यहाँ वहाँ। लेकिन लाइट पेन में हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधा डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आइटम हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आता है OCR, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये फुल फॉर्म तुम लोगों ने याद कर लेनी है, OCR, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। यार तुम लोग लाइट पेन समझ गए ना, सिंपल है। लाइट पेन भी इनपुट की तरह काम कर रहा है। कैसे कि जहाँ हम माउस का यूज करते हैं एक प्लेन सरफेस के ऊपर उसको स्लाइड करके ऐसे ऐसे करके, तो वहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम अपने थंब से टच करते हैं ना अपनी स्क्रीन को, तो सेम लाइट पेन का स्क्रीन ऐसे हम यूज कर सकते हैं इस चीज को टच की तरह, एज ए टच की तरह, ठीक है। जब एक टच वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो उस टाइम पे लाइट पेन वाला कॉन्सेप्ट चला हुआ था। क्लियर हो गया? चलो जी नेक्स्ट आता है OCR, ठीक है। OCR का देखो क्या काम होता है, print on written paper text which is to be printed scanned source, ठीक है। देखो OCR चीज क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर करके, ठीक है। जैसे जो तुम्हारी OMR शीट्स होती है ना, जैसे तुम्हारी OMR शीट्स होती है जिसमें तुम सर्कल लगाते हो वगैरह वगैरह करके, OCR, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर करके, ठीक है। ये इस तरह से करके, मतलब जैसे तुम आजकल मान सकते हो कि जैसे तुमने हमारे कोई PDF है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक PDF डाउनलोड कर लेता हूँ,
मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखा पाइथन बुक 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 PDF, ठीक है। इसको ओपन कर लूँगा मैं, तो पहले डाउनलोड करूँगा फिर ओपन करके बताता हूँ तुम्हें। कुछ ज़्यादा टाइम ले रही है ओपन होने को, तो मैं यहाँ से एक PDF ओपन कर लेता हूँ। चलो ये वाली बुक करते हैं ओपन। ठीक है, ये बुक है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। पर इस बुक को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ओपन कर दी। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे पास रीड अलाउड करके, मतलब इसमें जो भी चीज़ लिखा होगा ना, ठीक है, वो मुझे सुनाई देगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, देखो, ठीक है, ये देखो, मुझे पता तुम लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है कि एक एक अक्षर को पढ़ के सुना रहा है मुझे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं OCR, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर करके। क्लियर हो गया? मतलब एक इस तरह के सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, ठीक है। अभी तो देखो, मतलब जो तुम्हें बुक में बताया हुआ है ना, बुक में तुम्हें कुछ इस तरह की डिवाइस दी हुई है कि हाँ, तुम इसको अगर कैरेक्टर के पास लेके आओगे तो ये पीछे से बोलेगा कि हाँ जी ये कैरेक्टर से लिखा हो। अगर तुम इसको यहाँ स्कैन करोगे तो ये बोलना बोल देगा इट्स एन इंपॉर्टेंट डिवाइस विच रिडक्ट्स करके, है ना, अल्फान्यूमेरिक, मतलब जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है उसको क्या करेगा, रीड आउट करेगा। क्लियर हो गया? तो OCR मशीन कैसी होती है, वो एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस कैसे होगी? क्योंकि पहले स्कैन करेगा किसको, टेक्स्ट को स्कैन करेगा, उसके बाद तो हमें सुनाएगा पढ़ के, ठीक है। मतलब पहले क्या कर रहा है, ये चीज़ों को रीड कर रहा है, ठीक है। रीड कर रहा है इन द सेंस कि पहले उसको कहाँ भेज रहा है, अपने अंदर लगे हुए CPU के पास भेज रहा है, उसके बाद वो रीड कर रहा है कि हाँ ये चीज़ लिखी हुई है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो OCR क्या है, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर डिवाइस है जो क्या करता है, हमारी किसी भी टेक्स्ट को रीड करता है किसी भी कंटेंट से। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट नंबर पे आता है माइक्रोफोन, ठीक है। अब देखो माइक्रोफोन का काम क्या होता है, जैसे माइक्रोफोन का काम भी करता है, वो एक इनपुट का काम करता है। कैसे? अब ठीक है, जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें स्कूल का एग्जांपल देता हूँ तुम्हारा। तो तुम्हारे स्कूल में क्या लगा होता है, असेंबली वो लगा होता है, इतना बड़ी असेंबली लगी हुई है ना, असेंबली में आगे माइक लगा होता था कुछ इस तरह का, ठीक है। और उस माइक के क्या होता था, वो माइक तुम्हारे किसी न किसी एम्पलीफायर के साथ अटैच होता है, ठीक है। जब वो माइक एम्पलीफायर के साथ अटैच हो गया तो जो भी तुम माइक में बोल रहे हो वो कहाँ सुनाई देता है तुम्हें, तुम्हें कहाँ सुनाई देता है, वो तुम्हारे स्पीकर्स में सुनाई देता है, जो भी तुम माइक के अंदर बोल रहे हो, ठीक है। देखो माइक क्या करता है, माइक क्या कर रहा है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कैसे है, इनपुट डिवाइस क्योंकि माइक में तुम जो भी चीज़ बोल रहे हो, ठीक है, तुम जो भी चीज़ को बोल रहे हो मतलब स्पीक कर रहे हो, ठीक है, तो माइक क्या कर रहा है, तुम्हारी आवाज को कैप्चर कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है किस चीज में, फिर डिजिटल चीज में, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है तुम्हारी आवाज को, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, कंप्यूटर की दुनिया में डिजिटल अक्षर तुम्हें बाबा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं आजकल, मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, वो हर डाटा किस फॉर्मेट में लेना पसंद करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में। क्लियर हो गया? तो तुम्हारा जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है, वो तुम्हारी आवाज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर आगे एम्पलीफायर के पास भेज रहा है, और एम्पलीफायर क्या कर दे रहा है, स्पीकर को बता दे रहा है कि ये जो डिजिटल सिग्नल मेरे पास बन के आया हुआ है, इसको क्या कर दो, इसको रीड लाउड कर दो, मतलब इसको जोर से पढ़ दो, मतलब जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सुना दो जोर से। क्लियर हो गया? तो माइक्रोफोन भी क्या है तुम्हारे पास, एक तुम्हारी इनपुट डिवाइस है जो तुमसे तुम्हारी आवाज लेता है, ठीक है, वो तुम्हारी आवाज को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और आगे उसको यूज होने के लिए भेज देता है। क्लियर हो गया? तो ये था तुम्हारे पास माइक्रोफोन, जो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर आता है बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक का मतलब क्या है यार, तुम्हारी जैसे जो तुम्हारे फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे सेंसर होंगे, मतलब हर एक इंसान के पूरे वर्ल्ड में किसी भी दो बंदों के जो बायोमेट्रिक है वो सेम नहीं हो सकते हैं, चाहे वो ट्विन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर वो ट्विन्स बंदे भी हैं तब भी उन दोनों के जो थंब फिंगरप्रिंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे, ठीक है, उसे हम बायोमेट्रिक सेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो बायोमेट्रिक सेंसर कैसी मशीन होगी, जैसे मान के चलो कि तुमने एक पिन लगाया हुआ है,
अभी तुम्हारे फोन को जो वो सिर्फ तुम्हारा अंगूठा अनलॉक कर सकता है, ठीक है। तो जब तुम्हारा उस पर अंगूठा लगेगा, ठीक है, जब तुमने अपना अंगूठा लगाया अपने सेंसर के ऊपर, तो तुम्हारे सिस्टम ने क्या किया, सेंस किया कि ये कौन सा अंगूठा लगा हुआ है। फिर जो उस अंगूठे में लगे हुए फिंगरप्रिंट है, फिर वो उनको स्कैन करेगा कि क्या कोऑर्डिनेट मैच हो रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट मैच हो जाएंगे तुम्हारा फोन जो वो ओपन हो जाएगा, अगर मैच नहीं होंगे तो वो क्या कर देगा, वो तुम्हें बता देगा इनकरेक्ट प्रिंट या फिर इनकरेक्ट थंब करके, मतलब कुछ भी करके तुम्हें मैसेज शो करवा देगा। तो बायोमेट्रिक सेंसर्स भी क्या होते हैं, वो भी एक इनपुट वैसे कैसे, क्योंकि वो पहले तुमसे क्या ले रहे हैं, तुम्हारा अंगूठा मांग रहे हैं। जब तुम अपना थंब इंप्रेशन उस पर लगाओगे उसके बाद का सारा प्रोसेसिंग होगा। तुम बोल सकते हो कि बायोमेट्रिक सेंसर कैसी चीज है, वो क्या चीज है, वो है तुम्हारे एक इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बारकोड रीडर, ठीक है। बारकोड रीडर अगेन यार ये भी क्या चीज है, ये भी एक तुम्हारे पास इनपुट डिवाइस है। आप कैसे इनपुट डिवाइस वो बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ बारकोड रीडर, ठीक है। बारकोड रीडर यार तुम लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। पहले तुम्हें बताता हूँ कि बारकोड क्या होता है, ठीक है। बारकोड, ठीक है। तो बारकोड देखो इस तरह के ये होते हैं, कोड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के तुम्हें हर मटेरियल में मिलेंगे या फिर हर एक चीज में मिलेंगे तुम्हें, इवन तुम्हारे पेन पे भी मिलेंगे, ठीक है। 5 रुपए 10 रुपए का जो पेन लोगे उसके ऊपर भी बने होते हैं, ठीक है। तो बारकोड रीडर क्या करता है, ठीक है। ये तो देखो एक तो कोड लग गया है, ठीक है, पेन के ऊपर चिपका दिया गया है, तुम्हारी कॉपी के ऊपर चिपका दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा क्या है, उस चीज को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा बारकोड रीडर या स्कैनर, जो मर्जी बोलो तुम, ठीक है। तुम रीडर बोलोगे तब भी यही आएगा, स्कैनर बोलोगे तब भी आएगा, ठीक है। सिंपल सा काम है, ठीक है। जैसे हाँ ये बढ़िया काम दिया हुआ है, जैसे तुम लोग आजकल वो भी तो करते हो यार, QR स्कैन भी तो करते हो, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा कोड है ना, वो क्या हो रहा है, पहले स्कैन हो रहा है, फिर जो भी उस कोड के अंदर डाटा है उस डाटा तक तुम्हारा जो अमाउंट है वो पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर हो गया। देखो ये जो हमारे बार कोड रीडर होते हैं, ठीक है, रीडर ये है रीडर, ठीक है। ये तो बार कोड है लेकिन ये रीडर है। तो रीडर का काम क्या कर रहा है, पहले ये कोड को देख रहा है। जब इसको कोड मिलेगा, मतलब कोड की इनपुट जाएगी किसके पास, यार 2 मिनट रुको, जब कोड की इनपुट जाएगी किसके पास, ठीक है। मतलब जब एक कैमरा जो वो इसको स्कैन करके, ठीक है, इसकी जो इनपुट भेज रहा है किसके पास, इसके अंदर लगे सिस्टम के पास, तभी तो इसका आउटपुट मिल रहा है कि अच्छा ये जो कोड है वो फलाने बंदे का फलाने अकाउंट के हाथ लिंक है। क्लियर हो गया। तो बारकोड रीडर भी क्या है, एक तुम्हारी इनपुट डिवाइस है जो कि करता है, जो तुम्हारे कोड को रीड करता है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को तुम्हें शो करवाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीड, ठीक है। तो ये जो मशीन है वो ज्यादातर बैंक्स में यूज की जाती है। जो तुम्हारे चेक्स होते हैं, ठीक है, बैंक में जो चेक लगते हैं ना, वो जो चेक पे जो लिखा हो गया होता है, ठीक है, मतलब जो चेक के ऊपर जो इंक लगी होती है कि हाँ जी उसका बैंक अकाउंट नंबर लिखा है, फिर बैंक की डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। जो भी चीज लिखी गई है वो लिखी जाती है एक चुंबकीय इंक से, ठीक है, मैग्नेटिक इंक के थ्रू लिखी जाती है। फिर उस इंक को पढ़ने के लिए, चेक करने के लिए, क्या ये इंक ओरिजिनल है, मतलब क्या ये चेक जो वो ओरिजिनल है बैंक का है, ठीक है, क्या किसी बैंक ने ही इसको किया है, इसको प्रोवाइड किया है कस्टमर को कि ये कोई फेक चेक है, ठीक है। वो चेक होता है तुम्हारा इस मशीन के थ्रू, ठीक है। इस मशीन में क्या होता है कि तुम्हारा चेक डाल दिया जाता है, फिर ये रीड करता है कि चेक में जो लगी हुई इंक है वो सच में ही मैग्नेटिक इंक है या नहीं है, ठीक है, उसमें जो डाटा लिखा हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं है। इवन ये तुम्हारे साइन भी चेक कर लेता है कि जो तुम्हारे साइन लिखे हुए हैं वो तुम्हारे ठीक है कि नहीं है। क्लियर हो गया। तो देखो ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कैसे है, क्योंकि पहले इसमें क्या आ रहा है, पहले इसमें चेक डाला जा रहा है, इस चेक में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद आगे सीपीयू को भेज रहा है ये चीज कि क्या हाँ जी इसमें जो डाटा लिखा हुआ वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया। तो MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट नंबर बात है यार टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो तुम सबको को पता ही, तुम सारे यूज करते हैं इस चीज को। तो टच स्क्रीन तो तुम्हारे पास इनपुट डिवाइस है ही है, ठीक है, क्योंकि हमारे फोन में माउस नहीं होता है, ठीक है, हमारे फोन में माउस नहीं होगा। तो जब भी मुझे किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो मैं कैसे करूंगा, डायरेक्ट उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मेरी जो स्क्रीन होती है ना फोन की स्क्रीन, देखो फोन की स्क्रीन में एक चीज याद रखो कि जब भी मान के चलो कि किसी की फोन का स्क्रीन टूट गई, डिस्प्ले चलो में उड़ गई है ना, मान के चलो कि उसकी जो फोन हाथ से गिरा और उसके जो फोन थे वो टूट गया, ठीक है, उसकी स्क्रीन में स्क्रैचेस आ गए, है ना। तो जब वो स्क्रैचेस आ गए उसकी स्क्रीन के ऊपर, है ना, और वो चेंज करवाने गया शॉप के पास, तो शॉप वाला क्या बोलता है उसको कि भाई कॉम्बो डलेगा, ठीक है। तो कॉम्बो का मतलब क्या होता है कि वो जो फोन है ना, उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें एक LCD लगी हुई है, ठीक है, LCD की लगी हुई है जो तुम्हें सिर्फ चीजों को दिखा रही है, ठीक है। प्लस उसमें क्या लगा हुआ, उसमें टच स्क्रीन भी लगी हुई है। टच स्क्रीन क्या करती है, वो LCD के ऊपर लगी होती है, ठीक है, मतलब मान के चलो कि तुम्हारी स्क्रीन है, नहीं ये डिस्प्ले है, तुम्हारी डिस्प्ले के ऊपर लगी होगी टच स्क्रीन, ठीक है। टच स्क्रीन का काम क्या होता है कि तुम डिस्प्ले में जो भी चीज को क्लिक कर रहे हो, जैसे मान के चलो कि ये जो है मेरी डिस्प्ले है ना,
तो इस डिस्प्ले में जैसे मान के चलो कि मुझे यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, तो अभी तो मैं यहाँ क्लिक कैसे कर पा रहा हूँ, अपने माउस के थ्रू कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे फोन में माउस थ्रू नहीं होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है तो मैं टच के थ्रू, ठीक है, अपने फोन में टच के थ्रू यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो टच स्क्रीन का काम भी होता है कि वो भी एक इनपुट काम कर रही है, मतलब अगर जैसे हम कंप्यूटर में माउस का यूज करते हैं वैसे ही हमें फोन्स में टच का यूज करते हैं, टच स्क्रीन का यूज करते हैं, किसके लिए, इनपुट देने के लिए अपने सीपीयू को। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट आता है ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। तो ग्राफिक टैबलेट क्या है, एक यार ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है जो कि एनिमेशन वगैरह बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, यहाँ पे करके जैसे यहाँ लिखा मैंने ग्राफिक टैबलेट, ठीक है, तो बड़ा इजी है, ठीक है। इवन जो अगर तुम्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेता है तो वो भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो इस टैबलेट में क्या होता है कि ये जो टैबलेट है ना वो तुम्हारे सिस्टम से अटैच हो जाएगा। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। ये जो टैबलेट है ना वो तुम्हारे सीपीयू से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ तुम्हारे सीपीयू से अटैच हो जाएगा। फिर जो भी चीज़ तुम इस पे लिखोगे ना, ठीक है, इस पेन के थ्रू जो भी चीज़ टैबलेट के ऊपर लिखोगे, जो भी चीज़ ड्रॉ करोगे, वो तुम्हारे सीपीयू में तुम्हारे मॉनिटर के ऊपर सामने शो पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो जो ग्राफिक टैबलेट है ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइसेज है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो है वो एनिमेशन या एड्स बनाने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, क्योंकि इसमें काम करना ईजी होगा, क्योंकि हमें बिल्कुल ये नोटबुक और पेन वाली फीलिंग देता है, ठीक है। जब हमारे पास नोटबुक और पेन हो तो हमें लिखना ज़्यादा आसान लगता है एज कम्पेयर टू माउस के थ्रू। क्लियर हो गया। तो ये जो टैबलेट इनपुट होते हैं, ग्राफिक के टैबलेट्स जो होते हैं, ये भी क्या है एक इनपुट डिवाइस ही है, मतलब इसमें जो भी हम लिखते हैं वो हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर सामने शो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रेडिएशन करके, ठीक है। तो ये सिंपल सा वही चीज़ है यार, जब तुम पेपर देते हो तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं जी, A, B और C, ठीक है। तो जब तुम उस चीज़ को टिक करते हो, हाँ जी, तुमने A को टिक कर दिया जबकि आंसर क्या था, C था। तो ये मशीन क्या करती है कि जो तुमने टिक किए हुए हैं, ठीक है, जो तुम्हारी सीट है जिसपे तुमने टिक लगाए हुए हैं, आंसर लिखे हुए हैं, वो शीट तुम्हारी यहाँ से इसके अंदर एंटर की जाती है। फिर जैसे वो सीट जो वो स्कैन होगी, ठीक है, स्कैन होनी शुरू होती है, तो वो चेक करती है कि एग्जैक्ट लोकेशन तो ये थी, लेकिन बंदे ने टिक क्या लगाया हुआ है, ये टिक लगाया हुआ है, ठीक है। तो जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, अगर उसको वहां पे लगा हुआ टिक मिल गया, जैसे मान लो आंसर सी और तुमने आंसर सी के ऊपर टिक लगाया हुआ है, तब तुम्हें 1 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सही आंसर सी था और तुमने ए पे टिक लगाया हो तो ये क्या करेगा, इसको एज ए मिस्टेक काउंट कर लेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग देनी होगी तो नेगेटिव मार्किंग साथ साथ में देगा, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो बिना नेगेटिव मार्किंग के तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर देगा। क्लियर हो गया। तो OMR शीट का मतलब OMR का मतलब क्या होता है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, कि हम इसमें क्या करेंगे, मार्क के थ्रू बताएंगे कि हाँ ये जो मार्क लगा हुआ है अगर सही लोकेशन पे लगा है तब तो इसको 1 पॉइंट दे दो, अगर नहीं लगा है तो इसका पॉइंट माइनस कर लो या इसको कोई पॉइंट मत दो, ठीक है। और इसमें एक चीज होती है कि अगर आपने सर्कल के बाहर, ठीक है, अगर आपने सर्कल के बाहर इंक लगा दी ऐसे करके, मान के चलो कि तुम्हें यहाँ टिक लगाना था लेकिन तुम्हारी इंक जो वो यहाँ होगी, तो उसको भी एक मिस्टेक काउंट करेगा ये, ठीक है, क्योंकि पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए लोकेशन तो यही है, ठीक है, इसके लिए इसकी बाउंड्री तो यही है। तो अगर तुम जैसे इस बाउंड्री से बाहर निकलोगे तो ये इसको मिस्टेक काउंट कर लेगा। क्लियर हो गया। तो ये होता है हमारी OMR शीट, मतलब OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है वेब कैमरा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कैमरा पहले बता दिया कि किसी भी तरह के कैमरे जो है तुम्हारे वेब कैम हो या फोन के कैमरे हो या HDR जो भी हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये बंदा खड़ा है, ठीक है, ये बंदा खड़ा है इधर, ये अपने फिजिकल रूप में खड़ा है इधर, ठीक है। अब जैसे कैमरे से क्या करूंगा, मैं इसको फोटो लूंगा, मतलब इसको जब कैप्चर करूंगा तो कैप्चर करने के बाद क्या होगा, जो भी इसकी फिजिकल रूप होगा है ना वो चेंज कर दिया जाएगा किसमें, डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट में। जैसे वो डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हो गया तो वो आगे इजीली प्रोसेस हो जाएगा डाटा, ठीक है, समझ गए। तो वेब कैमराज भी क्या है हमारे, वो भी क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेज ही। क्लियर हो गया इनपुट डिवाइसेज तक का। नेक्स्ट जो है वो है हमारी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो भी सिस्टम ने, जो भी प्रोसेसर ने डाटा को प्रोसेस किया है, रिजल्ट जनरेट किया है, हमें आउटपुट डिवाइसेस करती हैं, वो जनरेट को बताती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट डिवाइस निकल के आती है उसका नाम क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर यानी वही टीवी जैसी स्क्रीन जो तुम्हें दिखती है वहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ इस तरह की स्क्रीन होती है, इसी को हम मॉनिटर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो देखो यार मॉनिटर जो होते हैं वो 2 तरह के बताए हुए हैं यहाँ पे, एक होते हैं CRT, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब वाले, और दूसरे होते हैं LCD, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाले, ठीक है। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, 2 तरह के मॉनिटर बताए हैं हमें, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखो जो हमारे CRT मॉनिटर थे, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, मतलब वो कैसे मॉनिटर थे, वो थे कुछ इस तरीके वाले, ठीक है, वो थे कुछ इस तरीके वाले। देखो ये वाले इस तरह के कंप्यूटर तुमने देखे होंगे, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह के कंप्यूटर होते थे ये, ठीक है, जिनके पीछे कुछ इस तरह का मटेरियल लगा होता है, ये वाला मटेरियल,
ठीक है, इनको बोलते हैं CRT मॉनिटर। ठीक है, इन मॉनिटर में क्या था कि देखो इन मॉनिटर में जो हमें डिस्प्ले वाली क्वालिटी थी होती है वो तो बेटर आती रहती थी, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ की जाती थी। ठीक है, देखो यहाँ पे ना कैथोड रे ट्यूब का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिटिंग गन लगी होती है। ठीक है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं तुम्हें मोटा मोटा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये गन क्या करती थी कि ये भी जितना भी तुम्हारे पास बिजली आ रही है ना, उस पे से क्या करती थी कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती थी तुम्हारी इसकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसमें जो था ना, इसमें मोनोक्रोम। ठीक है, इसमें ये जो इस तरह के जो टीवी हमारे पास ये दो तरह के आते थे, एक तो कलरफुल भी होते थे और दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट वाले भी होते थे। ठीक है, देखो यार इसमें ना बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो कि हमें स्क्रीन में दिखाता कैसे था आउटपुट, जितना भी कमाल था ना वो सारा इस गन का कमाल था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिटिंग गन का। ठीक है, ये करती थी इसमें से ना जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे बिजली के पार्टिकल्स थे ना, उनको हमारे हिट करती थी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, पीछे से। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो इन कंप्यूटर की स्क्रीन ना ब्लैक कलर की होती है, हल्की सी ब्लैक कलर की। और जब भी ऑन होते थे तो बीच में जैसे लाइट आती थी, फिर वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट होती थी करके। ठीक है, इस तरह के टीवी भी यार, ठीक है, मतलब ऐसे कोई टीवी दिख रहे हैं तुम्हें घर में, मतलब पहले पुराने टाइम टीवी जो होते थे इसके पीछे इस तरह का अगर ये चीज़ मतलब बना होता था तो वो कैसे टीवी थे, वो थे हमारे कैथोड रे ट्यूब वाले टीवी। ठीक है, और मॉनिटर्स करके क्लियर हो गया। तो उसमें जो था वो कैथोड रे ट्यूब का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था। ठीक है, जो दो तरह के थे, एक थे मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरे थे कलरफुल टीवी। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया है जो है हमारे पास एलसीडी टीवीज। ठीक है, वो आते हैं कुछ इस तरह के। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन गन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसमें क्या होता है कि उसमें ना एक फिल्म चढ़ी होती है, मतलब एक लेयर चढ़ी होती है किसकी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। ठीक है जी, मतलब एक लिक्विड क्रिस्टल जो होता है, ठीक है, एक लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो एक स्क्रीन लगी होती है, शीशे की तरह होती है वो स्क्रीन। ठीक है, उसके अलग अलग लेयर लगी होती है। फिर उन लेयरों में से क्या होता है कि हमारे लाइट को एमिट किया जाता है। ठीक है, और फिर जब वो लाइट एमिट होती है तो हमें जो है वो पिक्चर कलर दिखते हैं, या अलग अलग तरह के हमें कलर जो होते हैं शो होते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ लिखा हुआ है द वीडियो, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज थिन फ्लैट एंड हैविंग लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी। इट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एंड लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये देखो जो TFT वाली जो स्क्रीन थी ना तुम्हारी, वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, उनके कलर भी अच्छे होते हैं। ठीक है, और वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, उसमें पिक्चर क्वालिटी बढ़िया आती है। लेकिन जो LED वाले टीवीज हैं तुम्हारे, ठीक है, इसमें तो पिक्चर क्वालिटी अलग ही लेवल की आती है। ठीक है, मतलब देखो ये जो LCD टीवीज है ना तुम्हारे, मतलब इस लेजर के जो टीवीज हैं, ठीक है, ये आगे दो कैटेगरी में बट गए हैं। ठीक है, एक तो होता है LCD, ठीक है, एक तुम्हारे होते हैं LCD मॉनिटर और दूसरे होते हैं LED। ठीक है, LED मॉनिटर्स, एक होते हैं LCD मॉनिटर, एक होते हैं LED मॉनिटर। ठीक है, LCD में तो मैंने बता दिया कि इसमें ना एक शीशा लगा होता है जो क्रिस्टल डिस्प्ले से बना होता है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल से बना होता है एक शीशा, मतलब एक शीशे की तरह परत होती है जिसके थ्रू हमें कलर्स और पिक्चर्स दिखती हैं। लेकिन LED में ऐसा कुछ नहीं होता है। LED में क्या होता है कि हमें ना छोटे छोटे पिक्सल्स बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, तो छोटे छोटे तो पूरी स्क्रीन में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, और हर एक बल्ब जो 3 तरह के कलर जनरेट करता है, RGB। ठीक है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, और ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, इनको बोलते हैं LED। ठीक है, इसमें क्या फायदा होता है, इसमें देखो LED LCD में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मान के चलो कि तुम्हारी LCD जो वो यहाँ से करप्ट होगी। ठीक है, कि मान के चलो कि यहाँ पे तुम्हें ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन में जो ब्लैक कलर का दब आ रहा है या फिर यहाँ पे किस तरह का स्क्रैच लग गया है, तो अगर तुम इसको रिपेयर करवाने जाओगे तो रिपेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी पूरी फिल्म ही नेचर की है। मतलब तुम अगर तुम्हारा शीशा, तुम खुद ही सोचो कि कोई शीशा है, अगर उस पर कोई चोट लग जाए, ठीक है, तो क्या वो शीशा रिपेयर हो जाएगा? नहीं, वो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल का वो भी कैसी जो थी, वो भी एक शीशे की तरह थी। अगर मैं बात करूं LED में, तो देखो LED में इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं आता। जैसे मान चलो कि तुम्हारी LED का जो इतना एरिया जो है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, वो ब्लैक हो गया है, या वहाँ मुझे पिक्चर नहीं दिख रहा है, यहाँ किसी से टूट गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो रिपेयरेबल हो जाएगा। कैसे रिपेयरेबल होगा वो? ठीक है, वो रिपेयर हो जाएगा। कैसे रिपेयर हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो होता है वो LEDC की जो होती है वो स्ट्रिप्स लगी होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स। ठीक है, ऐसे मतलब छोटे छोटे रिबन लगे होते हैं LED के पूरे आगे तक। तो जहाँ जहाँ के LED जो वो खराब हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो चेंज कर दी जाएंगी और उनकी जगह नई स्ट्रिप डाल दी जाएंगी। ठीक है, इससे हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे मॉनिटर दो तरह के थे, एक CRT और एक थे LCD रूप में। ठीक है, आगे LCD में भी फिर इसको अलग पार्टिकल में बांट दिया है। ठीक है, एक LED तरह के होते हैं, दूसरे थिन पार्टिकल ट्रांजिस्टर होते हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रिंटर। ठीक है, अब देखो प्रिंटर तो यार सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिंटर। ठीक है, मैं तुम्हें इसको आगे कवर कराता हूँ। क्लियर हो गया? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर वाला कॉन्सेप्ट में तुम्हें आगे कवर कराता हूँ, पहले तुम बाकी जो इसके कॉन्सेप्ट है वो देख लो। ठीक है, अब देखो प्रिंटर के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है तुम्हारे पास यहाँ पे
ठीक है। फोर्थ नंबर पे जाएगा तुम्हारे पास, वो है तुम्हारे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ठीक है, तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का काम भी क्या करता है, जैसे तुम लोग अपने मॉनिटर में अपने आउटपुट्स को देख सकते हो, वैसे ही तुम क्या कर सकते हो, प्रोजेक्टर के थ्रू तुम किसी वॉल पे या किसी व्हाइट पेज के ऊपर या व्हाइट स्क्रीन के ऊपर या व्हाइट कर्टेन के ऊपर तुम आराम से अपने आउटपुट को देख सकते हो। ठीक है, ये प्रोजेक्टर जो है ये वही एग्जाम्पल है जो हमारे थ्योरी क्लास में लगा हुआ है। ठीक है, जिसे हम स्मार्ट क्लास बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं अपने सिस्टम से, ठीक है, सेम चीज़ है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू लगा हुआ है थ्योरी रूम में। ठीक है, लेकिन बस हमारा मॉनिटर नहीं लगा हुआ है। मॉनिटर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं अपनी क्लास में, हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर का। ठीक है, तो प्रोजेक्टर का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें जो स्क्रीन है वो थोड़े लार्ज अमाउंट में दिखनी है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, मॉनिटर की तरह ही वर्क करती है हमारा प्रोजेक्टर भी, और प्रोजेक्टर भी क्या है, एक हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है प्लॉटर। ठीक है, तो ये प्लॉटर और प्रिंटर का काम जो मैं तुम्हें साथ में बताता हूँ। और लास्ट नंबर पे आता है स्पीक सिंथेसिस। ठीक है, स्पीक सिंथेसिस का मतलब क्या है कि स्पीच सिंथेसाइजर इज ए कंप्यूटराइज्ड डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट इन टेक्स्ट डाटा एंड प्रोड्यूस ऑडिबल लैंग्वेज। ठीक है जी, मतलब सिंपल सी बात है यार। स्पीच सिंथेसाइजर का तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान के चलो कि तुम्हारे फोन में गूगल असिस्टेंट तो हो गया होगा। ठीक है, तब अगर तुम जब गूगल से पूछो कि हेलो गूगल व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, तो देखो वो क्या करता है, वो तुम्हें स्टार्टिंग की डेफिनेशंस को प्रोनाउंस करके सुनाता है कि ऐसे बोलते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड जनरेट आउटपुट करके। ठीक है जी, तो वो उस तरह के जो असिस्टेंट होते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, जो तुम्हें जवाब दे रहे हैं कैसे बोल के। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे कि वो भी क्या है, एक हमारे आउटपुट कैटेगरी के अंदर आते हैं, आउटपुट कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे उनमें तुम अगर इनपुट हिट कर रहे हो, चाहे ऑडियो फॉर्मेट में दो चाहे टाइप करके दो, वो तुम्हें आंसर जो है वो स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें जो होंगी वो तुम्हें ऑडिबल फॉर्म में ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर्स क्या है, स्पीकर देखो सिंपल सी बात है, स्पीकर्स भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेज हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं तुम्हें स्कूल असेंबली का एग्जांपल तुम्हें पहले दे दिया था कि ये तुम्हारा माइक्रोफोन था। ठीक है, मतलब माइक्रोफोन था, माइक था, जिसमें क्या था, ये तुम्हारा माइक था। माइक में क्या था कि तुम यहाँ पे करते हो, यहाँ पे तुम वॉइस वगैरह दोगे। ठीक है, अपनी वॉइस बोलोगे, फिर तुम्हारी वॉइस जो थी वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होकर चली जाएगी कहाँ पे, एम्पलीफायर के पास। और जैसे वो एम्पलीफायर के पास पहुंच जाएगी तो एम्पलीफायर क्या करेगा, जो भी तुम्हारे डिजिटल सिग्नल्स होंगे वो स्पीकर के थ्रू, ठीक है, वो स्पीकर्स के थ्रू क्या कर देगा, वो स्पीकर्स के थ्रू उनको क्या कर देगा, सभी को सुना देगा। क्लियर हो गया। तो स्पीकर्स क्या है तुम्हारे, वो भी क्या है तुम्हारे एक आउटपुट डिवाइसेस जो क्या करते हैं, जो प्रोसेस डाटा को, ठीक है, जो प्रोसेस डाटा को हमें सुनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब आते हैं प्रिंटर के ऊपर। ठीक है, तो देखो प्रिंटर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक प्रिंटर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और एक प्रिंटर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं तुम्हें डायग्राम करके बताऊं तो एक प्रिंटर जो होंगे वो होंगे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और दूसरे जो प्रिंटर होंगे वो होंगे हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे अगर मैं लाइन बताऊं, ये आगे मेरे इम्पैक्ट प्रिंटर्स और यहाँ आगे मेरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, 2 तरह के प्रिंटर आ रहे हैं बन के, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है जी, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें आगे डायग्राम में। ठीक है, ये देखो आगे 2 तरह के प्रिंटर हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, देखो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग के टाइम, ठीक है, ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग के टाइम पेज के साथ जो वो फिजिकल टच करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे प्रिंटर जो जब प्रिंट कर रहे होंगे ना, हमारे लिए जो भी चीज प्रिंट कर रहे होंगे, प्रिंट करते टाइम पे अगर वो पेज के साथ जो वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, ठीक है, पेज के साथ डायरेक्ट हिट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये प्रिंटर लगा हुआ है। ठीक है, अगर इस प्रिंटर में क्या लगा हुआ है, कोई पेज डाला हुआ है, अब पेज पे जो भी आइटम लिखी हुई आ रही है, जैसे माई नेम इज दिस करके, तो अगर वो चीज़ जो प्रिंट करके आ रही है, अगर उस चीज़ को प्रिंट करते समय प्रिंटर का कोई भी मैकेनिकल पार्ट जो है वो पेज के साथ कांटेक्ट में था, फिजिकल कांटेक्ट में था, तो उस तरह के प्रिंटर को हम बोलेंगे कि वो कैसे प्रिंटर है, वो है हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं कि जब वो पेज में प्रिंटिंग करवा रहे होते हैं ना, तो वो प्रिंटिंग के टाइम पे पेज के साथ जरा भी फिजिकल टच नहीं होता उनका। ठीक है, मतलब वो हवा में कर देते हैं सारी बातें। क्लियर हो गया। तो देखो इम्पैक्ट प्रिंटर में बता रहा आपको कि आपके पास 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होते हैं लाइन प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर का क्या काम होता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स तो सब समझ सकते हो, जैसे तुम्हारे पास होता है ना टाइप राइटर करके। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास टाइप राइटर है। तो टाइप राइटर में क्या था कि यहाँ पे तुम्हारे पास पेज लगता था तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा पेज लगता था। अब तुम जैसे ही यहाँ पे एक भी लेटर हिट करोगे, जैसे तुमने ए हिट किया तो वो 8 वाला हैमर जाके कहाँ लगता था, पेज पे लगता था। ठीक है, देखो टाइप राइटर है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं तुम्हें उसकी फोटोज बताऊं करके, तो ये होगा मेरा टाइप राइटर।
ये देखो इस तरह का, ठीक है। चलो ये वाला बताता हूँ तुम्हें। यार ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे क्या होएगा, जैसे मैं यहाँ पे ए प्रिंट करूंगा तो ए जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लगे हुए हैं सारे लेटर के हैमर्स, ठीक है, ये लगे हुए हैं हैमर सारे सारे, ठीक है, और यहाँ लगता है मेरा पेज। तो जैसे मैं यहाँ पे ए हिट करूंगा तो ए का हैमर जाएगा निकल के और पेज के ऊपर ठचाक करके प्रिंट करा देगा ए को, ठीक है। जैसे हम मोहर नहीं लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, एक पेज से निकाला मतलब इंक के हाथ निकालो, दूसरे पेज पे चक करके कर दिया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही स्टैंप वाला काम करते हैं ये वाले प्रिंटर्स हमारे, ठीक है। जैसे मान के चलो कि इस पे क्लिक करूंगा मैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये ए लाएगा निकल के, चिपक जाएगा उधर, क्लियर हो गया। तो इससे प्रिंटर्स को हम बोलते हैं, ये कैसे प्रिंटर होते हैं हमारे पास, इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, उनको हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तुम्हें बताता हूँ मैं, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स का मतलब होता है, ठीक है, कि एक प्रिंटर ऐसे जो डॉट डॉट की फॉर्म में, ठीक है। जैसे तुम लोग जब छोटे थे ना, बच्चे थे जब तुम, ठीक है, तो तुम्हारी नर्सरी वाली मैडम तुम्हें ए कैसे बोलती थी लिखने को, ऐसे से करके लिखवाती थी ना तुम्हें, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके 3 डॉट कर दिए, ठीक है, और वो फिर तुम ऐसे करके इनको ज्वाइंट करते थे ऐसे करके, और बन गया लो जी तुम्हारा ए, ठीक है। नर्सरी में ऐसे करके मैंने तुम्हें ए बनाना बताया था, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कैसे होते हैं कि वो प्रिंटिंग करवाते हैं पर डॉट 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 की फॉर्म में, ठीक है। देखो तुम बताता हूँ मैं यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो देखो वो कुछ इस तरह से प्रिंट करवाते हैं चीज़ों को, ये देखो ये रहे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक फोटो क्लियर नहीं आ रहा है तो कोई और फोटो देखता हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आउटपुट, ठीक है, इस तरह से ये देखो, ठीक है। तो तुम देख पा रहे होगे कि इसमें लिखा है ना सिस्टम करके, ठीक है, ये लिखा वेयर, तो देखो वेयर भी कैसे लिखा हुआ है, डॉट 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 लगा के, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना सप्लायर, सप्लायर SUPPLIER करके, है ना सप्लायर, तो ये भी कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डॉट डॉट करके, बिंदु 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 करके, ठीक है। देखो ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जो आते तो इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में है, ठीक है, मतलब पेज पे टाइप करते हैं टक 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 करके, ऐसे टाइप करते हैं ना, ऐसे करके टक 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 ऐसे करके टाइप करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ये डॉट डॉट की फॉर्म में टाइप करेंगे प्रिंटर के ऊपर, ठीक है। और ये जो हमने टाइपराइटर देखा ना थोड़ी देर पहले, ये क्या करता है, इसमें सिर्फ मोहर वाला काम होता है, जैसे ये टाइपराइटर होते हैं, नहीं वाले टाइपराइटर, जैसे ये वाला टाइपराइटर, कहाँ लिखा हमने टाइपराइटर, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता है कि इसमें से हैमर इंक के हाथ जाता है निकल के, वो पेज के ऊपर टड़क करके स्टैम्प कर देता है, ठीक है। तो वो वाले प्रिंटर होते हैं हमारे, वो भी इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन वो डॉट मैट्रिक्स के अटैक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी के प्रिंटर लिखा है यहाँ पे, वो लिखा है लाइन प्रिंटर, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है कि उसमें भी हैमर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें भी प्रिंटिंग के लिए लाइन का यूज किया, मतलब हैमर का यूज किया जाएगा, लेकिन वो एक टाइम पे एक पूरी लाइन को प्रिंट करा देगा, ठीक है। कुछ इस तरह के देख लो तुम, ठीक है। ये ड्रम प्रिंटर है, ऐसे तो ये ड्रम प्रिंटर है, लेकिन ये लाइन प्रिंटर की तरह तुम कैटेगरी इसको कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है कि एक ड्रम रोल होता है जिसमें क्या लगा होता है, उसमें सारे अक्षर जो होते हैं वो गुदे हुए होते हैं, ठीक है जी, ऊपर के बाहर की तरफ गुदे हुए लगते हैं। फिर यहाँ पे एक इंक वाला रिबन लगा होता है जिसमें इंक लगी होती है, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा पेन, जैसे तुम्हें लिखना ना माई नेम इस करके, ठीक है। देखो ड्रम जो वो रोल होता रहेगा, है ना, जैसे यहाँ लिखना तुम लिखना माई करके, तो जैसे यहाँ पे एम आएगा, जैसे ड्रम जो रोल होगा और यहाँ से यहाँ एम आया, तो ये हैमर जाएगा यहाँ टचक करके प्रिंट कर देगा, क्लिक कर देगा, जैसे क्लिक कर देगा तो एम की जो स्टैम्प थी वो यहाँ घुट के आ जाएगी, फिर बाय आएगा तो बाय कर देगा, फिर इज करके ऐसे करके, तो ये इस तरह से काम करता है, ये वाला है हमारे पास, ये उसे हम बोलते हैं लाइन प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर किसी काम करता है हमारे पास, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कैटेगरी के जो प्रिंटर है हमारे पास, उन्हें बोलते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो देखो इम्पैक्ट प्रिंटर भी आगे बहुत बड़े हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर्स होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, थर्मल प्रिंटर होते हैं, ठीक है। देखो सबसे जो बेनिफिशियल प्रिंटर आते हैं हमारे पास वो होते हैं लेजर प्रिंटर, ठीक है। देखो लेजर प्रिंटर में क्या काम होता है हमारे पास, मैं तुम्हें बताता हूँ लेजर प्रिंटर किस तरह के होते हैं। लेजर प्रिंटर डायग्राम, ठीक है। देखो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है, मतलब पेज के साथ किसी भी तरह का फिजिकल टच नहीं करते हैं, ठीक है। चलो तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये रह जाती है हमारी लेजर, ठीक है, ये जाएगी लेजर, ठीक है। यहाँ पे होता है टोनर जिसके अंदर हमारे पास होती है ड्राइंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ से लेजर जाएगी, जैसे यहाँ से लेजर चलेगी ड्रम के ऊपर चिपकेगी जाके, और जैसे वो ड्रम के ऊपर लगी होगी ना, तो उसके नीचे जा रहा होता है पेज,
ठीक है, उसके नीचे पेज जा रहा होगा। अब जैसे वो ड्रम नीचे उल्टा होकर आएगा तो वो इंक जो होगी वो पेज के ऊपर गिर जाएगी, ठीक है। जैसे वो इंक जो है पेज के ऊपर गिर गई तो आगे लगा होता है उसका फ्यूजर, मतलब ये होता है हीटर। अब जैसे वो इंक जो होगी इस फ्यूजर के अंदर से गुजरेगी, ठीक है, तो वो हीट की वजह से वो इंक जो होगी वो पेज के हाथ चिपक जाएगी, ठीक है। तुम लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा जो हमारे ऑफिस में प्रिंटर लगा हुआ है, अगर तुम वहां से प्रिंट निकालते हो ना तो पेज जो होता है वो हल्का सा गर्म होता है। तो वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि वो यहाँ पे देखो, जब पेज यहाँ से यहाँ जा रहा है, जब पेज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उस पेज के ऊपर क्या कर रहा है, ये लेजर ड्रम के ऊपर ड्रम के ऊपर इंक लग रही है और वो इंक जो है वो पेज के ऊपर गिर जा रही है, ठीक है। लेजर बता रहा है कि कौन सा कैरेक्टर हिट करना है, तो वही कैरेक्टर की इंक जो ड्रम के ऊपर लग रही है और पेज के ऊपर जाके गिर जा रही है, और आगे जाके वो क्या कर रहा है, डिफ्यूजर क्या कर रहा है, उस इंक को पेज के ऊपर मेल्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो जो इंक है वो पेज के ऊपर परमानेंट फिक्स हो जा रही है और बाद में हमें आउटपुट के रूप में वो चीज़ निकल के आ जा रही है, ठीक है। तो ये है हमारे लेजर प्रिंटर। और ऑफिस में जो मोस्टली यूज कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, यहाँ से एक डेफिनेशन मतलब क्वेश्चन आता है तुम्हें एक कि विच प्रिंटर इज यूज्ड मोस्टली, ठीक है, इन होम अप्लाइंसेज और इन ऑफिस करके, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा कि लेजर प्रिंटर्स यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, हर ऑफिस में और करके, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। अब इंक जेट प्रिंटर कैसे होते हैं देखो, ठीक है। इंक जेट प्रिंटर देखो, इंक जेट प्रिंटर में क्या काम होता है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ बता दूं इंक जेट प्रिंटर डायग्राम। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे तुम होली नहीं खेलते हो किसी पिचकारी के थ्रू, है ना, तो वो पिचकारी के थ्रू जो होता है वो प्रिंट करता है पेजों को, ठीक है, इस तरह से। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे हेड लगा होता है हमारे पास, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास हेड लगा होता है जो इंक लेता है यहाँ से, ठीक है। इंक की टंकी होती है, यहाँ से इंक जाती रहती है हेड के अंदर, हेड के अंदर ही सारा वो लगा होता है कि कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे जो पेज आएगा, इधर जो पेज आएगा तो हेड क्या करेगा, जो अक्षर लिखना है यहाँ पे ए लिखना है तो वो ए को प्रिंट कर देगा यहाँ आके, ठीक है। तो इस तरह से इंकजेट प्रिंटर जो काम करता है, मतलब वो देखो दूर रहता है लेकिन ऊपर से पिचकारी की तरह जो है वो इंक को स्प्रे करता है पेज के ऊपर, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर, और साथ साथ में उसको ड्राइव करवा देता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो तुम बता दो तुम्हें किस तरह के प्रिंटर होते हैं, वो छोटे प्रिंटर होते हैं, ठीक है, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर्स कुछ इस तरह के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो जो अगर तुम HRTC बस में आते होगे तो जहाँ पे तुम्हें जो HRT बस में टिकट देती है निकल के, ठीक है, तो वो टिकट जो होती है वो थर्मल प्रिंटर के थ्रू निकली होती है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है कि उस पेज के ऊपर, ठीक है, उस पेज का सारा कमाल होता है कि जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ थर्मल प्रिंटर का। मान के चलो कि मेरा प्रिंटर है, ठीक है, ये मेरा प्रिंटर है, ठीक है, और मुझे ये जो मेरे पास पेज है, ठीक है, ये पेज जो मैं प्रिंटर के अंदर मान के चलो, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना, मुझे लिखना है यहाँ पे माई, ठीक है, M बाई माई करके लिखना मुझे, ठीक है। तो देखो बाकी प्रिंटरों में क्या था कि हमारे पास इंक अलग से थी, है ना। जैसे लेजर प्रिंटर की बात करूँ तो उसमें इंक वाला ड्राई इंक वाला कंटेनर अलग था, इंकजेट में एक इंक वाला टैंक अलग था। लेकिन जो थर्मल प्रिंटर होते हैं ना, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि इनमें जो इंक वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है। इंक जो होती है वो पेज के अंदर इनबिल्ट होती है, ठीक है। जैसे तुम एग्जाम्पल नहीं होगा तो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जो तुम्हारे पास ATM की स्लिप्स होगी या HRTC की टिकट्स होंगी, है ना, उनको कभी माचिस से ना उनके नीचे जरा गरम गरम मतलब माचिस जलाना और उस पेज के ना नीचे नीचे करके ऐसे हल्का हल्का करना पेज के नीचे नीचे, और उनको हल्की हल्की हीट देना। तुम जैसे उस पेज को हीट दोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा या तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा कमाल जो होता है वो पेज के अंदर होता है। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है कि बस उस प्रिंटर में क्या होगा कि वो लेजर लगी हुई, ठीक है, जो हीट के थ्रू क्या करेगी पेज के ऊपर, जहां जहां वो हिट करेगी लेजर, वहां वहां हीट के थ्रू क्या होगा वो इंक राइट करेगी और वो उभर के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे थर्मल प्रिंटर। अब फोटो प्रिंटर सेम ही होते हैं, वो इंकजेट की तरह ही होते हैं, उसमें भी इंकजेट की तरह और इंक की तरह ही उसमें इंक स्प्रे होता है, वो हमारे कलर बन के आते हैं, ठीक है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है इसमें, बस इसमें फर्क क्या होता है फोटो वाले में कि यहाँ पे इसमें हमें एक इंक की बजाय 4 इंक्स मिलती हैं, ठीक है, ब्लैक येलो करके, और 2 इंक्स और होती हैं, ठीक है। तो RGB करके वो पूरा कलर बनाती हैं। तो ये फोटो प्रिंटर आ गया। अब आते हैं प्लॉटर, ठीक है। अब देखो प्लॉटर्स क्या होते हैं, प्लॉटर्स भी प्रिंटर होते हैं, लेकिन वो प्रिंटर कैसे होते हैं, वो थोड़े बड़े अमाउंट में होते हैं। जिस तरह से आपके पैम्पलेट और बैनर नहीं बनते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग वगैरह, तो वो वैसे प्रिंटर होते हैं जो बड़ी बड़ी होल्डिंग या पैम्पलेट्स को बनाने के काम आते हैं। जैसे यहाँ बताता हूँ ना तुम्हें, ठीक है। प्लॉटर क्या होगा, प्लॉटर पे तुम्हें छोटे छोटे पेज निकलेंगे, है ना, लेकिन जो तुम्हारे प्लॉटर होंगे वहाँ पे तुम्हारे बड़े बड़े बैनर आते हैं निकल के, ठीक है। इस तरह से काम करते हैं सारे प्लॉटर्स तुम्हारे पास। क्लियर हो गया। ये होते हैं सारे प्लॉटर, भी 2 तरह के होते हैं वैसे तुम्हारे पास, ठीक है। एक ड्रम प्लॉटर होता है और एक लाइन प्लॉटर होता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास आउटपुट बेसिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आउटपुट बेसिस के बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो हमारी मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स बच रहे हैं
उन्हें मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। अब ज़्यादा काम बचा नहीं है फर्स्ट चैप्टर में, यही थोड़े से टॉपिक हैं जो हमारे आधे घंटे में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आधे घंटे का और काम बच रहा है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा।